ये वो पॉडकास्ट रहेगा जिसमें इंडिया हारती हारती बची, हारे हुए मैच को कैसे उन्होंने ड्रॉ करवाया। फर्स्ट मैच तो बहुत अमेजिंग क्या हुआ 2001 सेकंड टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका थर्ड इनिंग्स में बैटिंग कर रही थी एंड दे वर सेटिंग अ टारगेट फॉर इंडिया और डे एंड पे एकदम से जो माइक डेनिस उस मैच के रेफरी थे उन्होंने 9 इंडियन प्लेयर सस्पेंड कर दिए। सो मैच नंबर 2 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड ट्रेंट ब्रिज हेडिंगली में इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर फॉरेन टीम्स, वहाँ इंग्लैंड खा जाती है। आज भी ऐसा है, हेडिंगली में इतनी हेल्प है उनके बॉलर्स के लिए। वहां पे इंडिया ने सीमिंग विकेट के ऊपर ओवरनाइट कंडीशंस में बैट फर्स्ट किया था बिकॉज ऑफ दिस इनिंग्स, और उसमें तो जो मारा था तेंदुलकर ने, गांगुली ने, द्रविड़ ने धागे खोल दिए थे। मैच नंबर 3 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2007 फर्स्ट टेस्ट इन लॉर्ड्स। थर्ड टेस्ट मैच में वेलिंगटन में टेस्ट मैच था, हमने न्यूजीलैंड को 600 का टारगेट दिया था और जबकि हमें पता था कि ओवर कंडीशन से बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और न्यूजीलैंड ने फिर 280 पे 8 विकेट्स खोए थे, तो हम लास्ट की 2 विकेट्स नहीं ले पाए थे। वो मैच ड्रॉ हुआ था, मतलब वो मैच ऑन प्लैटर था हमारे पास, मतलब हम 450-500 का टारगेट भी देते तो उनसे नहीं चीज हो सकता था उस विकेट पे। 600 बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए बिकॉज धोनी वांटेड कि बस ऐसी सिचुएशन में ले जाओ जहां से मैच नहीं हार सकता, ताकि सीरीज जीत जाए। सो मैच नंबर 4 सेकेंड टेस्ट मैच नेपियर में था। मुझे याद है स्टार्टिंग वाज नॉट गुड, 23 पे 3 थे एक टाइम पे न्यूजीलैंड, और फिर एक बैटर हैं जो अड़ गए थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 10 आवर्स बैटिंग की थी। वो तो मतलब एक्सेप्शनल पीस ऑफ बैटिंग है। 5th मैच होने जा रहा है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो यही रहती है कि एडिटर्स को भी बोलना चाहूँगा, ये लाइन पहले डाल दिया करो कि भाई अभी भी हमारे जो मेजॉरिटी व्यूज़ आते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बहुत ज़्यादा हमें भी लगेगा कि हाँ यार दिस इज़ द ओनली वे ऑफ एप्रिसिएशन। एक और चीज़ हम बहुत जल्दी बताएंगे, सबके लिए इंटरेस्टिंग बात है, बहुत जल्दी हम मेंबरशिप्स लॉन्च करने जा रहे हैं। शायद मोस्ट प्रॉब्ली जब तक ये पॉडकास्ट चलेगा हम मेंबरशिप्स लॉन्च कर चुके होंगे, तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसकी दीपक सर एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या दीपक सर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड सिंस बहुत कुछ है, पर्सनल मीट्स, वीकली लाइव सेशंस जिसमें सिर्फ 1-on-1 सेशंस होंगे, लोग बात कर पाएंगे, ऐसा सब दीपक सर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट एंथुसियास्ट्स हैं जिनको बहुत सारी डिस्कशंस करनी है, और काफ़ी लोग तो वो हैं जो पुराने क्रिकेट को फॉलो करते आ रहे हैं, काफ़ी अमेजिंग इनपुट्स देते हैं। तो क्योंकि सबको टाइम नहीं दिया जा सकता, तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज दोज जिनकी वजह से ये चैनल चल सके। तो ये मेंबरशिप्स का बहुत ज़्यादा उसमें हमारी इंपॉर्टेंस रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। हम एक पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अगले 4 पॉडकास्ट में जो इंडिया के टॉप टेस्ट मैच विन्स हैं, ड्रॉज हैं, लूजेस हैं और हारे हुए मैचेस जीते हुए मैचेस को ड्रॉ की तरफ लेके गए हैं, ऐसे से हम 4 पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वाला पॉडकास्ट जो रहेगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वो पॉडकास्ट रहेगा जिसमें इंडिया हारती हारती बची, यानी कि हारे हुए मैच को कैसे उन्होंने ड्रॉ करवाया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मेरे को पता आप तावले हो रहे हो क्योंकि आप स्टार्ट करोगे पुराने मैचेस से जो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे। मेरा एक्चुअली यही था पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज कि लास्ट 30 इयर्स कवर करें, बिकॉज मैंने रफली 96 से क्रिकेट देखना शुरू किया था, तो इंडिया, और कोशिश भी ये है कि वही टेस्ट मैचेस डिस्कस करें जो आउटसाइड एशिया हुए। मतलब मजा उसी का है, मतलब एशिया में पता है समाओ एक वो टैग लगा रहता है कि इंडिया डोमिनेटिंग टीम है, ये सब है, तो जितने मैचेस हम डिस्कस करेंगे दे विल बी आउटसाइड एशिया इन लास्ट 30 इयर्स। पर क्या इंडिया डोमिनेटिंग पहले थी एशिया में या इंडिया में? नहीं यार, जितनी अब है, टू बी ऑनेस्ट जो एशिया में डोमिनेंस शुरू हुआ है वो अनिल कुंबले के आने के बाद हुआ है। ओके तो भी अनिल कुंबले का इतनी बातचीत है, मतलब अनिल कुंबले से पहले तो इंडिया घर में भी हारती थी, पूरी तरह हारती थी। ठीक है, तो ही इज वन गाय हु एक्चुअली चेंज्ड द एंटायर गेम। तो जैसे अभी एक नैरेटिव बन चुका हुआ है कि इंडिया को इंडिया में टेस्ट मैच हराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरे यार, मतलब इस बांग्लादेश विक्ट्री के बाद तो बातें ये हो रही थी कि किसी भी एरा की ऐसी कोई टीम है जो करंट इंडियन टीम को इंडिया में हरा सके, मतलब ये डिस्कशन होने लग गई हैं कि मतलब जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट इंडीज वो टीम। पर आप मानते हो ये बात? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बैटिंग में भी काफी चिंग्स हैं, बट यार फिर भी इंडिया अब जो करंट इंडियन टीम है, टेस्ट टीम है, वो है तो वर्ल्ड में नंबर 1 टीम ही, नो डाउट अबाउट इट। मतलब बाहर भी जीत रहे हैं सब है, नो क्लोज ऑस्ट्रेलिया आएगी, बट स्टिल ऑल कंडीशन अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हम ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत रहे हैं, वो आके यहाँ नहीं जीत रहे हैं, तो उसमें फिर पता चल जाता है कि वी आर स्टिल
स्लाइटली अहेड ऑफ द कर्व। गॉट इट। तो 30 साल पहले तो गेम बहुत डिफरेंट थी यार। मतलब मैंने जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज अपनी लाइफ में देखी है वो 96 में इंडिया इंग्लैंड गई थी। तो मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच में तेंदुलकर प्लेड ब्रिलियंटली, बहुत प्यारा 100 मारा था, 122 ही स्कोर्ड। सेकेंड टेस्ट मैच से 2 नए प्लेयर्स आए थे टीम में जिन्होंने आके गेम चेंज की थी। और मतलब सीरीज बड़ी अजीब थी बिकॉज तब सिद्धू पाजी 20 सीरीज छोड़ के भाग गए थे। कौन सी वाली है? 96 में। ओके। तो 2 प्लेयर्स बहुत ब्रिलियंट आए थे, उनका नाम था राहुल द्रविड़ और आपके सौरभ गांगुली। लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, जबकि गांगुली का वनडे डेब्यू तो 91 में ही हो गया था। पर टेस्ट 5 साल बाद हुआ। टेस्ट में क्या, इनफैक्ट उसके बाद तो वनडे भी नहीं, सेकंड वनडे के लिए वो डेब्यू में 100 मारा था उन्होंने। हाँ, डेब्यू में 100 मारा, तो उससे अगले मैच में भी 100 किया था। 2 मैचेस में 100 किया था। फिर साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद नहीं, उसके बाद इंडिया में सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के साथ। तो टेस्ट मैचेस का वही था। अगर बेस्ट ड्रॉज किए जाएं जो इंडिया ने हारी हुई सिचुएशन से, पहले सर बात करते हैं हम गांगुली एरा में, क्योंकि मेरे को लग रहा है गांगुली ही एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने टेस्ट मैचेस में वो स्टार्ट करा कि कैसे हारे हुए मैचेस आप जीत सकते हो या ड्रॉ करा सकते हो। मेरे हिसाब से लास्ट 30 इयर्स में जो मेरे टॉप कैप्टन टेस्ट में भी होंगे, नंबर 1 वुड बी डेफिनेटली विराट कोहली बाय सम डिस्टेंस। तो आप इस सीरीज में ही समझ जाएंगे कि कितने टेस्ट मैचेस वही हैं जो विराट एरा के डिस्कस होंगे। नंबर 2 पे तो डेफिनेटली फिर गांगुली आते हैं। वही नंबर 3 भी मैं द्रविड़ रखूंगा, नॉट इवन धोनी, बिकॉज धोनी टेस्ट मैचेस में उतना नहीं कर पाए और काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट ऐसे एराज भी रहे हैं जब 8-0 भी हम बाहर हारे हैं। तो गांगुली एरा से शुरू करते हैं डेफिनेटली। गॉट इट। सो गांगुली एरा का कौन सा मैच डिस्कस करना चाहेंगे आप? 2001 में हम जब ऑस्ट्रेलिया से जीते इंडिया में, ईडन गार्डन्स और फिर चेन्नई, उसके बाद गेम चेंज हुई थी। देन वी वेंट टू जिम्बाब्वे, वहाँ हम 1-1 करके आए सीरीज, मतलब जीती हुई सीरीज हमने 1-1 की थी। तो स्टिल लग रहा था कि देयर आर चिंग्स इन द आर्मरी। तो उसके बाद जो बाहर सीरीज थी जहाँ से हमारी डिस्कशन पॉइंट शुरू हुआ, वो 2001 में साउथ अफ्रीका सीरीज ही थी। फर्स्ट मैच वीरेंद्र सहवाग का डेब्यू, इंडिया आई थिंक 60 समथिंग फॉर 4 थी, जो इंडिया हमेशा करती थी साउथ अफ्रीका जाके। एंड तेंदुलकर शोड हिज ट्रू मास्टर क्लास। मतलब ही स्कोर्ड 155 इन लाइक 180 बॉल्स और समथिंग। और उन्होंने अपर कट पहली बार टेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, उसी मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में। मतलब ये गैरी कर्सन का बहुत प्यारा आर्टिकल है उस एरा में, अब आई एम नॉट श्योर कि इंटरनेट पे मिलेगा नहीं मिलेगा। उन्होंने उसी के बाद एडिटोरियल में लिखा था कि वाई वी डिस्कस तेंदुलकर सो मच, मतलब वाई ही इज ahead of the curve, the best batsman of our generation। कि उन्होंने देखा इस विकेट में बाउंस है तो मैं पुल शॉट्स नहीं खेल सकता बिकॉज बाउंस थोड़ा टेनिस बॉल बाउंस था, और उनके पास अच्छे बॉलर थे। नेंती हेवर्ड थे विच वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, नितिनी थे, पॉलॉक थे, खालिस थे, बॉलर्स बढ़िया थे। तो ही डिड व्हाट, उन्होंने क्या किया, पीछे झुक के अपर कट मारने शुरू कर दिए। और फिर देखे देखे सहवाग भी शुरू हो गए, और दोनों ने आई थिंक 200 प्लस की पार्टनरशिप स्कोर की थी। और सहवाग स्कोर्ड हिज डेब्यू 100 और तेंदुलकर 150 समथिंग थे, और 155 थे एज फार एज आई रिमेंबर। और सहवाग ऑल्सो स्कोर्ड 100, बट स्टिल इंडिया लॉस्ट। जैसे हमारी बॉलिंग लाइनअप उस टाइम पे ऐसी होती थी कि 2 बॉलर्स के बाद तीसरा फास्ट बॉलर हमारे पास होता ही नहीं था। मैं वही देख रहा हूँ, मैं अभी उसी पे आने वाला था। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच की। तो फर्स्ट हम हार गए, तो सेकंड टेस्ट मैच इंडियन क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट मैच इन लॉट ऑफ टर्म्स है कि वो पहली बार BCCI फ्लेक्स इट्स मसल्स। क्योंकि तब तेंदुलकर आ चुके थे इनटू बिग 2001 है ना, तब तक हमारे पास पैसा था। हाँ। इतना नहीं था बिकॉज 2003 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो हमारे पास कुकुबुरा खरीदने के लिए 40-50 लाख रुपए नहीं थे। अब हम जाते हैं तो 2015 के वर्ल्ड कप में हमने पूरा पर्थ स्टेडियम बुक कर लिया था कि हमारा यही ग्राउंड है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो ऑब्वियस इतना पैसा नहीं था, बट स्टिल इंडिया स्टार्टेड फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स। तो बहुत अमेजिंग क्या हुआ 2001 सेकेंड टेस्ट मैच में। मतलब 4th डे ऑफ द टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका 3rd इनिंग्स में बैटिंग कर रही थी एंड दे वर सेटिंग अ टारगेट फॉर इंडिया। और डे एंड पे एकदम से जो माइक डेनिस उस मैच के रेफरी थे, उन्होंने 9 इंडियन प्लेयर सस्पेंड कर दिए इस मैच में मतलब कि सस्पेंड इन सेंस अगले टेस्ट मैच के लिए। इसमें से वीरेंद्र सहवाग और गांगुली ये सब हुए थे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अपीलिंग। सचिन तेंदुलकर पे लगा था कि वो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। वो एक्चुअली अपने नाखून से सीम साफ कर रहे थे बॉल के, तो आया था कि बॉल को टेम्पर कर रहे हैं रिवर्स स्विंग के लिए। उनको भी किया था, तेंदुलकर को किया था। मतलब 8 या 9 प्लेयर्स वर सस्पेंडेड फॉर द नेक्स्ट 11 में से यस।
तो जो वो 3 छोड़े वो उन्होंने ऐसा क्या पुण्य करा था? पता नहीं। और उसके बाद BCCI केम इनटू एक्शन कि ये क्या मजाक है। अब वैसे इट्स लाइक इट्स टू बी ऑनेस्ट, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट ऑफ रेसिज्म ही है। मतलब एक मैच में 11 में से 9 प्लेयर्स को सस्पेंड कर दो, इट्स लाइक एज इफ यू जस्ट डोंट लाइक दैट टीम। नहीं, इनको ये नहीं पता था कि ये इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका था ना, तो 15 लोग ही गए होंगे या 16 लोग गए बिल्कुल होंगे। सही। आपने अगर 9 लोग या 8 लोग कर दिए तो खिलाएंगे कि इनको कोच को खिलाएंगे ऑब्वियसली यही तो। और मतलब उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, आपको रील्स मिल जाएंगी, रवि शास्त्री वाज ऑब्वियसली द मीडिया गाय, और वो पूछ रहे माइक डेनिस से जब इंटरव्यू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कि क्या रीजन है, व्हाट द हेल इज दिस, मतलब डू यू थिंक द वी पीपल आर अ जोक और व्हाट। तो इंडिया ने कहा था कि हम तो सारे प्लेयर्स खिलाएंगे। तो माइक डेनिस ने क्या बोला फिर? कोई रीजन नहीं दिया था, कुछ भी नहीं आया था, मतलब जस्ट क्रेजी सुपर शिट। माइक डेनिस के बारे में बताएंगे, है कौन थे वो? मतलब इंग्लिश वो थे, मतलब मैच रेफरी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। आई डोंट नो वेदर ही इज रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड और नॉट, बट काफ़ी बड़े मैच रेफरी ही थे उस एरा के। ओके। तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी कुछ हुआ। इंडिया हैड ऑलमोस्ट 100 ओवर्स टू बैट आउट इन दैट टेस्ट मैच। फर्स्ट डे खत्म होने के बाद अगले दिन, मतलब 4th डे खत्म होने के बाद अगले दिन में 90 ओवर पड़े थे। और साउथ अफ्रीका में 100 ओवर लास्ट में खेलने इतनी ईजी नहीं होते हैं, विकेट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। और ऑब्वियसली आपका मेंटल ट्रॉमा भी है। सचिन जैसे प्लेयर के लिए तो आप सोचो ना कि मतलब एकदम स्पॉटलेस करियर उस टाइम तक, और इतना बड़ा एलिगेशन कि आपने बॉल टेम्परिंग की है। तो BCCI सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस। तो जो 3rd टेस्ट मैच हुआ था वो ICC ने अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया था। ओके। बिकॉज कि उन्होंने कहा था कि हम अपने मैच रेफरी के भी अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज उन्होंने कहा है तो देयर इज अ रीजन टू इट। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वी कांट से एनीथिंग टू BCCI ऑल्सो। अगर वॉकआउट कर जाते हैं तो काफी बड़ी चीज हो जाती है। अब चलो मैच के पहले की भी स्टोरी डिस्कस हो गई है, मैच के बाद की भी हो गई है। अब हम करते हैं इस मैच के बारे में बात। बिल्कुल सही। इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में अपनी बहुत पुअर खेला था, मुझे याद है 20 for 3 दे वर एट वन टाइम, जिसमें साउथ अफ्रीका एक्चुअल में पहले फर्स्ट बैट करी थी उन्होंने, और उसमें 362 मारे हैं, एंड उसमें हर्षल गिब्स 196 रन्स मार के गए थे। हर्षल गिब्स इन दैट एरा वाज अ बीस्ट। अगर आपको विराट कोहली की 2006 की इंटरव्यू याद हो, 2008 की जब वो कैप्टन थे, तो जो वो आता है स्टार्टिंग में इंट्रो आता है तो उसने कहा था फेवरेट प्लेयर, उन्होंने हर्षल गिब्स ही बोला था। स्टार ऑफ दैट एरा। तो इंडिया स्टार्टेड, एंड मुझे अच्छे से याद है शॉन पॉलक को गुड लेंथ की बॉल पे तेंदुलकर पुल मारते हुए मिड ऑन पे कैच हुए थे। ओके। मतलब इतना, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू फोर्स द इनिंग्स, जैसे उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में किया था, एंड इंडिया कुडंट डू मच। और सेकेंड इनिंग्स में इंडिया को अच्छा खासा टारगेट मिल गया था साउथ अफ्रीका से, 395 का था इन 100 ओवर्स के आसपास इंडिया को बैट करना और था। उसमें भी साउथ अफ्रीका ने सेकंड इनिंग्स में भी डिक्लेयर किया था। वही डिक्लेयर करने के बाद मतलब 100 ओवर आपको पता है कि आप साउथ अफ्रीका में नहीं खेल पाएंगे, और चेस तो 4 के एवरेज में हो ही नहीं सकता। वो भी तेंदुलकर का खौफ था कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट दिया, उनको था कि फिर अपर कट मार के कहीं गेम चेंज ना कर दे। और दीपदास गुप्ता और आज जितना रिमेंबर शिव सुंदर दास हमारे ओपनर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है शिव सुंदर दास के बारे में भी। ही कम्स फ्रॉम ओडिशा, जहाँ से आपको सिर्फ देवाशीष मोहंती गिने चुने प्लेयर्स का ही नाम पता होगा। एंड जो BGT हुई थी, मतलब बॉर्डर गावस्कर सीरीज इंडिया में, उसमें भी उन्होंने ओपन किया था, एंड डिसेंटली वेल इन सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट मैच। और उसके बाद जब जिम्बाब्वे में वो गए थे 2 टेस्ट मैच सीरीज खेलने, तो ही वाज इंडियाज मैन ऑफ द सीरीज ओनली। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में तो मैन ऑफ द मैच, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो एकदम से आई क्लियरली रिमेंबर नवजोत सिद्धू का भी वो कमेंट्री डेब्यू एरा था। मतलब 99 में तो मैंने उनको खुद फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई है नवजोत सिद्धू को। तो 99 बट वो उनका फैग एंड ऑफ ईयर करियर ही था। 99 के अराउंड ही वो रिटायर हुए, 2099 में, 2000 में शायद रिटायर होंगे। मैंने 99 में उनको पर्सनली मैं उनसे मिला हूँ, मतलब खेला तो नहीं कहूँगा बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज एन इंटरनेशनल प्लेयर। वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के लिए खेलने आते थे, तो वहाँ पे नेट प्रैक्टिस के दौरान मैंने 1-2 बार उनको, मतलब चाइनामैन को भी करता था तब, वो बॉल की थी और साथ में 1-2 बार फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई थी। तो उसके बाद 2001 में, मतलब वो तब ज़्यादा बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे, तो नोबडी न्यू कि अंदर ऐसा, मतलब अंदर भुजाल जो है वो निकलेगा अभी एकदम से, तूफान आएगा अभी। तो 2001 सीरीज आई क्लियरली रिमेंबर, तो उन्होंने ये बात की थी कि नाउ इंडिया हैज फाइनली फाउंड अ गुड टेस्ट ओपनर, कि अब इनको अच्छे सेना कंट्रीज में खेलने के लिए एक बढ़िया टेस्ट ओपनर मिल गया है। बिकॉज ही डिड वेल इन इंडिया, ही वाज डूइंग वेल इन दैट सीरीज ऑल्सो इन जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे उस टाइम इतना ईजी जिम्बाब्वे नहीं था, अलग था। तो इस टेस्ट मैच में एक साउथ अफ्रीका सीरीज वो सच जहाँ पे वो एक्सपोज हुए थे, पहली बात तो हमें था कि हमारे ओपनर्स वनरेबल हैं, और दूसरे हमारे मेकशिफ्ट ओपनर थे दीपदास गुप्ता,
जो कि विकेट कीपर थे बेसिकली, जो कि कमेंट्री में आजकल बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। तो उस और टाइम पे इस मैच के वो हीरो हैं। हीरो है, बिल्कुल सही। और फिर द्रविड वाज आल्सो नॉट दैट द्रविड। साउथ अफ्रीका में इज ऑलवेज स्ट्रगल्ड, मतलब नो डाउट 96 97 में उन्होंने जोहानिसबर्ग में बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स खेली थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा वो वहाँ कर नहीं पाए हैं। तो और तेंदुलकर, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि अब इतना बड़ा आपने ये एलिगेशन। मैच देखा था? हाँ हाँ, तो ये जब ये लास्ट डे पे जब ये खेल रही थी इंडिया, 100 ओवर निकालने थे इंडिया को, और मेरे को लग रहा है कि एक विकेट तो उनकी जो फर्स्ट विकेट थी वो तो 0 पे, शिव सुंदर दास तो 0 पे मैं कहता हूँ out शिव हुए सुंदर दास हैं। वो तो एकदम से इस सीरीज के बाद गायब सी हो गए थे। तो फोर्थ डे मेरे को लग रहा है फोर्थ डे ही आउट हो गए होंगे शिव सुंदर हाँ, दास, हाँ, तो हाँ, है ना? वो तो बिल्कुल सही। बेसिकली इंडिया को अपनी 9 विकेट्स बचानी थी। बिल्कुल सही। और द्रविड प्लेड वेल, मतलब एटलीस्ट उन्होंने कुछ बॉल, मैं स्टैट्स देख रहा हूँ, दीपदास गुप्ता ने 281 बॉल्स में 63 रन मारे थे। 281 बॉल्स तो आपने 45 ओवर्स तो कल ही नलिफाई कर दिए, और 22 की स्ट्राइक रेट से, जो कि आप एक तरह से आप कह सकते हो आप सिर्फ रोक रहे हो। और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी इनिंग्स, और अगेंस्ट वेरी हॉस्टाइल बॉलिंग, एंड दैट टू आप ड्रेसिंग रूम का माहौल सोचो कि 9 प्लेयर्स आपके सस्पेंड हो चुके हैं, आप में एंगर भरा हुआ है। उससे पहले हो चुके हैं, उससे पिछली रात को 4th, जबकि जनरली सस्पेंशंस भी टेस्ट मैच के बाद होती हैं। तो ये मोराल तोड़ने के लिए, मोराल ऑब्वियसली डेफिनेटली 4th डे के एंड पे 9 प्लेयर्स आउट ऑफ 11 वर सस्पेंडेड, 8 to 9 प्लेयर्स, जिसमें तेंदुलकर तक पे भी एलिगेशन था। मुझे अच्छे से याद है जब लास्ट डे तेंदुलकर बैटिंग करने आए थे तो एवरीबडी वाज लाइक कि यार व्हाट वुड बी हिज मेंटल स्टेट, बिकॉज एक इंसान जो इतना आइडियल है, मतलब इतना बड़ा, मतलब आइडॉल भी है फॉर द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड, उसके ऊपर एलिगेशन लगा कि उसने बॉल टेम्परिंग की है। इट इज सिमिलर टू, अगर जो लोग इस चीज़ को नहीं रिलेट कर पा रहे ना, वो 2018 में जो स्टीव स्मिथ के साथ हुआ उसके साथ कंपेयर करके देखो। मतलब आपके ऊपर एक तरह से वैसा एलिगेशन लगा है जो स्टीव स्मिथ के ऊपर लगा कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की, सैंड पेपर हुआ, वैसा एलिगेशन मैगी डेनिस ने उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर के ऊपर लगाया। फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर इट वाज अ बिग मेंटल ब्लो। तो नोबडी एक्सपेक्टेड कि ही विल बी इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड टू बैट इट आउट। जब वो आए तो मुझे याद है कमेंटेटर्स वर लाइक कि ही मस्ट बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, लेट्स सी हाउ ही डज इट, एंड ही डिड अ गुड जॉब। मतलब लास्ट के 10-15 ओवर उन्होंने खेलने थे एंड ही डिड रियली वेल। तो मतलब इसलिए ये टेस्ट मैच 100 ओवर साउथ अफ्रीका में खेलने भी मुश्किल थे। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखो पिछले 30 सालों में, तो इंडिया ने जो टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका में ड्रॉ किए हैं आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। मतलब 96 सीरीज में, 96-97 सीरीज में जोहानिसबर्ग में हुआ था, आइडियली हमें वो जीतना चाहिए था। 2001 सीरीज में इकलौता ये टेस्ट मैच था। उसके बाद हमने जो ड्रॉ टेस्ट मैच किया है वहां पे 2010 में किया है, और फिर 2014 में जोहानिसबर्ग में जब साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट 458 चेस कर गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ अफ्रीका में हमने कुछ ज्यादा ड्रॉ किए ही नहीं है। तो मेरी मेमोरी में 3 या 4 टेस्ट मैचेस याद है पिछले 30 सालों में। तो उसमें से ये एक टेस्ट मैच था जहां पे आप इतना नीचे लग चुके हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो ये एक फर्स्ट, आई वुड नॉट से कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ था, पर ये बीसीसीआई का आईसीसी को एक बहुत बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ था वे बिफोर आईपीएल केम इनटू existence, because we became the cricketing world power after IPL. तो ये आईपीएल से पहले का था कि हम नहीं सुनेंगे। अब सोचो, थर्ड टेस्ट मैच ऑफ दिस सीरीज वाज अनऑफिशियल। टुडे आल्सो इट स्टैंड्स एज एन अनऑफिशियल टेस्ट मैच ओनली। इंडिया बहुत बुरी तरह इनिंग्स डिफीट से हारा था उस टेस्ट मैच में, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों का फोकस मेन, बट वो टेस्ट काउंट नहीं होता। तो इंडिया ने कहा था हम यही प्लेयर्स खिलाएंगे, हम नहीं सुनने वाले इस बैन को। मतलब इतनी ऑडेसिटी रखना, और वैसे भी रखना बनता भी है। 9-8 प्लेयर आपके, आप अगर अगली बार बिठा दोगे तो टीम का मोराल ही खत्म। आपका बेसिकली एक जनरेशन ऑफ क्रिकेटर का मोराल आप जीरो कर चुके हैं। सही बात है। मतलब उस सिचुएशन से वापस आना इतना इजी नहीं था, और उससे अगले टॉर्स आपके काफी टफ टॉर्स थे। इंडिया उसके बाद वेस्ट इंडीज गई, वहां इंडिया ने काफी डिसेंट किया, हारी थी बट एटलीस्ट वी वर एबल टू फाइट इट आउट। फिर इंडिया इंग्लैंड गई, वहां इंडिया ने ड्रॉ की सीरीज। फिर ऑस्ट्रेलिया गई, इंडिया डिड वेल इन दैट एरा। गॉट इट। तो ये एक नींव थी ये टेस्ट मैच जिसने इंडिया का वो बेस रखा था। So match number 2, India tour of England, Trent Bridge, second test. ब्रिलियंट टेस्ट मैच, सहवाग साहब ने ओपन किया था। मतलब साउथ अफ्रीका सीरीज और वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद हमें ये समझ आ गया कि हमें कुछ तो नया करना है टेस्ट मैचेस में। तो इस सीरीज में सहवाग वाज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये फर्स्ट टाइम ही था मतलब इस सीरीज में? इस सीरीज में फर्स्ट टाइम डेफिनेटली। फर्स्ट टेस्ट मैच लॉर्ड्स में था, वो इंडिया हार गई थी। और लॉर्ड्स टेस्ट मैच की तो आपको कहानी याद ही होगी। 2 बड़ी फेमस कहानी है उस मैच की। एक तो हमारे मतलब लॉर्ड्स के जो लीडर बोर्ड है टेस्ट 100s की, उनके ऊपर हमारे तेंदुलकर साहब को कभी लिखने का टाइम, मौका, चांस नहीं मिला, पर अगरकर साहब को मिला। अगरकर साहब को मिला था। तो फर्स्ट टेस्ट मैच में अगरकर ने एक बहुत ब्रिलियंट 100 स्कोर किया था।
और दूसरी जो बेट फेमस स्टोरी है वो है हमारे आशीष नेहरा जी का छक्का। हाँ। उन्होंने फ्लिंटॉफ का छक्का मारा था लॉर्ड्स में, जो ग्राउंड के बाहर जाके बॉल गिरी थी। और नेहरा जी कोई जाने नहीं जाते थे वैसे। बिल्कुल। Plus, जैसे जहीर खान वाज नोन स्टिल फॉर बैटिंग कि और हिटिंग आल्सो, वो पिंच हिटिंग कर लेते थे, बट नेहरा नहीं थे। तो ये याद होगा। तो मतलब बहुत ब्रिलियंट टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में, इंडिया हार गई थी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत मतलब उस एरा में यार हमारे पास बॉलर्स ही नहीं थे। मतलब हमारे पास देखो बाहर हमारा हमेशा कंसर्न रहा है कि हम रो पीट के 2 फास्ट बॉलर्स तो फिर भी इकट्ठे कर लेते थे, पर वो भी आपके वसीम अकरम और वकार यूनिस लेवल के नहीं होते थे। मतलब श्रीनाथ वाज अ वेरी गुड बॉलर, प्रसाद वाज अ गुड बॉलर, बट दे वर नॉट ऑफ स्टिल दैट लीग। और उनके फर्स्ट स्पेल्स के बाद जनरली रेकरिंग स्पेल्स उतने अच्छे नहीं होते थे। मतलब जवाहर श्रीनाथ को तो साउथ अफ्रीका विकेट्स पे 2 सीरीज लगी थी लेंथ फाइंड करने में, इतना चैलेंज उनको आया था। तो और थर्ड सीमर तो हमारे पास होता ही नहीं था। और प्रॉब्लम उससे क्या होती थी, थर्ड सीमर जनरली हमारा बिल्कुल ऐसा थका हुआ सीमर होता था कि वो टेल में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, और ना हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था उस एरा में। तो इसके चक्कर में हमारी टेल अपनी बैटिंग के टाइम पे बिल्कुल गिर जाती थी, और दूसरों की बैटिंग के टाइम पे हमसे आउट ही नहीं होते थे, क्योंकि हमारे मेन फास्ट बॉलर की टीम निकल चुकी होती थी। जो आज के टाइम पे हमारी स्ट्रेंथ है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्पिनर्स हैं वो बैटिंग में इतने ज्यादा ओवर पावरिंग है कि मतलब ऐसा लगता है टेल खत्म ही नहीं हो रही। कुछ अगर जो हमारी 2 चीजें अच्छी चल रही हैं वो यही चल रही है कि हमारे ऑलराउंडर्स ने, मतलब 2018 सीरीज में हार्दिक पांड्या वाज देयर इन दैट लेग। फिर मतलब अगर मैं जडेजा की बात करूँ तो लास्ट 3-4 सालों में ही कैन इजीली वॉक इनटू एनी टेस्ट साइड एज अ बैटर ओनली इटसेल्फ। फिर अश्विन ने, फिर उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं जो टेल को आउट करना जानते हैं अब। मतलब यॉर्कर्स हैं उनके पास, स्पेस है उनके पास। उस एरा में ये कहानी थी कि जो मेन फास्ट बॉलर्स होते थे वो स्पेंट हो जाते थे सेकंड थर्ड स्पेल तक, तो एंड आते आते तक वो बेचारे रहते ही नहीं थे, और इंडिया में बहुत बार रह जाते थे, सौरव गांगुली की तरह ही रह जाते थे। बिल्कुल सही। तो इस टेस्ट मैच में जो ट्रेंट ब्रिज में टेस्ट मैच हुआ था बहुत ब्रिलियंट टेस्ट मैच था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच हम लॉर्ड्स में हार गए थे, बुरी तरह हारे थे। और सेकंड टेस्ट मैच में भी हमने, जबकि वीरेंद्र सहवाग स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100 इन फर्स्ट इनिंग्स, बट हम पीछे लगे हुए थे इस मैच में, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जो माइकल वॉन थे वो तो अलग लेवल की सीरीज बैटिंग फॉर्म में चल रहे थे। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 357 रन मारे थे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा थे। और उसमें सहवाग की 100 भी थी। सहवाग की 100 थी, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसमें हरभजन ने 37 बॉल्स में 54 मारे थे। और ये पार्थिव पटेल का डेब्यू मैच था। यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट एवर कीपर बैट्समैन बने थे वो। आई थिंक हनीफ मोहम्मद का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। ये एक 17 ईयर्स समथिंग डेज के थे उस टाइम पे, 17 साल का लड़का। क्योंकि अजय रात्रा उससे पिछले मैच में बेसिकली इंजर्ड हो गए थे। और अजय रात्रा की स्टोरी किसी को याद हो तो, अगर किसी ने MS धोनी मूवी देखी है तो जो 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें MS धोनी के ऊपर अजय रात्रा को सिलेक्ट किया गया था। ओके। तो जिसमें धोनी रोए थे कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। रोए नहीं थे, जिसमें वो कहते हैं कि आज हम पार्टी करेंगे, कि आज हम बालूशाही और वो लेके आए हैं, क्योंकि हम इस दिन को भूलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये समझ आ गया कि इससे और मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर वो दिलीप ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए थे, बट ही मिस दैट मैच, अगरतला में जो मैच था। तो वो जो बात हुई थी, तो अजय रात्रा वो सिलेक्टेड ऑन टॉप ऑफ, और वेस्ट इंडीज में उन्होंने 100 भी किया था, मुझे अच्छे से याद है। 3rd टेस्ट मैच था, 4th टेस्ट मैच था, ड्रॉ हुआ था टेस्ट मैच, बिल्कुल प्लासिड विकेट, मतलब कोई भी स्कोर कर सकता है ऐसी विकेट थी। मतलब एक इनिंग्स खत्म हुई थी, आप सोचो, पूरे टेस्ट मैच में, 5 दिन के टेस्ट मैच में। मतलब दूसरी इनिंग शायद सीमेंट था, पूरा सीमेंट था। वहाँ पे अजय रात्रा ने 100 स्कोर किया था। और फर्स्ट टेस्ट मैच लॉर्ड्स के बाद वो इंजर्ड हो गए थे, तो पार्थिव पटेल 17 ईयर्स की एज में उन्होंने डेब्यू किया था, और 0 पे आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी हेरोइक इनिंग्स है। तो इंडिया स्कोर्ड वेल, बट उस एरा में बॉलर्स ही नहीं थे हमारे पास। तो माइकल वॉन जी ने 197 रन मारे 258 बॉल्स में। मैं कह रहा हूँ उस वक्त 76 के स्ट्राइक रेट से। एक ना इसका रीजन है, इसके पिछली जो एशेज हुई थी 2001 में, 2001-2002 में जो एशेज हुई थी, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल के आई थी, माइकल वॉन उस टाइम पे उन्होंने आई थिंक 600+ रन स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया में। उस एरा में मैग्रा, शेन वॉन के अगेंस्ट 600+ रन स्कोर करना मतलब अलग बात थी। माइकल वॉन एट दैट टाइम वाज रेटेड एज द नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन। वो रैंकिंग में उस टाइम पे तेंदुलकर से भी ऊपर थे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ बहुत अमेजिंग था। इस सीरीज में भी आई थिंक ही स्कोर्ड क्लोज टू 600 रन। वो और द्रविड़ का कंपटीशन रहा था। आप ये समझो कि आपने जैसे बात करी कि इंडियन बॉलर्स टेल को आउट नहीं कर पाते थे। इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स में 335 पे 5th विकेट उड़ी थी।
हाफ टीम जो मेन टॉप 5 बैट्समैन है उसके वो बाद जा वो चुके हैं। 600 से ऊपर मार गए थे। उसके बाद उन्होंने 617 मार दिए। तो इतनी थकी हुई हमारी डेथ बॉलिंग थी, मतलब डेथ बॉलिंग भी नहीं बोलेंगे, बेसिकली हम टेल को आउट नहीं कर पा रहे। हुआ क्या था ना, श्रीनाथ बाय दिस टाइम वाज ऑलमोस्ट गॉन। अगरकर श्रीनाथ तो खेले नहीं ना। हाँ भाई, मतलब वो इवन इससे जो पिछली सीरीज थी जस्ट वेस्ट इंडीज में वो खेले थे पर वहाँ इंजर्ड हो गए थे। और जो आपके अगरकर थे वो अपनी 98-99 की इंजरी के बाद जब वापस आए थे तो उसके बाद वो पेस में काफ़ी नीचे गिर गए थे। उससे पहले वो 147 तक भी मारने लग गए थे एक टाइम। तो ओके, अजीत अगरकर 98-99 में तो ही वाज प्रीटी डाउन ऑन पेस, तो वो ज़्यादा स्विंग पे रहने लग गए थे, उनको बैक की काफ़ी सीरियस इंजरी हुई थी। तो और जहीर खान ऑल्सो वाज प्रीटी मच आउट ऑफ रिदम, और नेहरा कभी भी बहुत अच्छे टेस्ट मैच बॉलर थे भी नहीं। नेहरा आई थिंक टेस्ट मैच में उनकी सब 40 की एवरेज है, 38 की एवरेज है। तो इंडिया का पेस अटैक तो आप मान लो कि उस एरा में, और आप ये समझो कि उस एरा में मतलब इन्होंने बेसबॉल क्रिकेट खेली है इस मैच में। इन्होंने 4.5 की रन रेट से इंग्लैंड ने पूरी 617 सीरीज में रन ऐसा मारे। किया था। तो ऐसा नहीं है बेसबॉल अप्रोच अब आइए, पहले भी खेल रहे थे तो ऐसे। इसमें आप ये सोचो जब सेकंड इनिंग्स में इंडिया बैटिंग करने आई तो इंडिया 300 रन ऑलमोस्ट पीछे थी, 260 रन पीछे थी। तो इंडिया कुड हैव लॉस्ट दैट मैच बाय इनिंग्स। और वहां पे ओपनर्स ने भी कोई खास किया नहीं था, ओपनर जल्दी निकल गए थे। ओपनर सहवाग 0 पे एंड वसीम जाफर 5 पे। बिल्कुल सही। और उसके बाद अड़े थे फिर हमारे राहुल द्रविड़ ने 100 किया था और सचिन तेंदुलकर ने 92 किया था इन ऑलमोस्ट रन अ बॉल। 113 बॉल्स। हाँ, और ऑलमोस्ट रन अ बॉल। और बहुत ब्रिलियंट मुझे वो सीन याद है, माइकल वॉन की फ्लाइटेड डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप साइड स्पिन हुई और तेंदुलकर को दिखा इजी 496 पे मैं आ गया ड्राइव करने के, और वो बॉल 3 फुट टर्न होके तेंदुलकर को बोल्ड करके गई थी। माइकल वॉन ने तेंदुलकर को बोल्ड किया था। मतलब इट्स लाइक मेमोरी एज्ड इन, मतलब इट्स समथिंग सीन व्हिच इज एज्ड इन माय मेमोरी फॉरएवर। तेंदुलकर फ्लॉलेस खेल रहे थे, मतलब इतना प्यारा रन। देखो वो एरा ऐसा था जब तेंदुलकर वाज द, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि माइकल वॉन ने बस वो एक एरा में थोड़ा सा तेंदुलकर को बीट किया है बिकॉज ऑफ हिज बीस्ट सीरीज इन अगेंस्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज तेंदुलकर तो हमेशा ही मारते थे। तेंदुलकर का ना एक कहानी रही है कि उनकी कभी 500 वाली सीरीज नहीं आई है। तेंदुलकर ने कभी किसी टेस्ट मैच सीरीज में 500 स्कोर नहीं किया। ओके, कभी भी नहीं, नॉट इवन वंस। 600 तो बहुत दूर की बात है, जबकि द्रविड़ की रही है। द्रविड़ ने इस सीरीज में 600 प्लस स्कोर किया था। उसके बाद जब हम बीजीटी खेलने गए ऑस्ट्रेलिया, वहां द्रविड़ ने 600 प्लस स्कोर किया था। ठीक है, द्रविड़ जब स्कोर करते तो फिर बहुत बड़ा स्कोर करते थे। तेंदुलकर हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं। वो एक तो तेंदुलकर की भी डैडी हंड्रेड्स नहीं आती थी, तो उसके चक्कर में उनके कभी वो 600 प्लस 500 प्लस वाली सीरीज ही नहीं हुई। 500 प्लस वाली सीरीज नहीं हुई टेस्ट मैच में। सोचो इतने बड़े प्लेयर, 5 मैच टेस्ट मैचेस तो इतने खेले हैं उन्होंने, बट सम दिस इज हाउ तेंदुलकर्स करियर हैज बीन। तो कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट, बट कभी वो आउटलायर इनिंग्स या आउटलायर मैच नहीं किया उनका। तो तेंदुलकर जब आउट हुए तो एक बार लगा था कि थोड़ा सा मैच फंस सकता है। फिर गांगुली आए, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 99 मारे उन्होंने 99 किया था, मुझे याद है। 100 उनका भी रह गया था। और फिर भी उसके बाद भी इंडिया वो टेस्ट मैच हार सकती थी। तो तब फिर अड़े थे 17 साल के बच्चे, मतलब पार्थिव पटेल। ही रियली बैटेड आउट दैट। 10 ओवर खेले पूरे पार्थिव पटेल ने। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरह से बेसबॉल क्रिकेट खेल रही थी उस एरा में इंग्लैंड, अगर उनको 60-70 का टारगेट मिल जाता तो वो 7-8 ओवर में भी चेस कर जाते। 10 ओवर आप ये समझो कि 10 ओवर खेले पार्थिव पटेल, 8 आउट हो गए थे इंडिया के जिस वक्त ये दोनों बैट कर रहे थे, और 40 बॉल्स मतलब ऑलमोस्ट 7-8 ओवर खेले जहीर खान। तो 18 ओवर। अब आप सोचो कि मैच में 18 ओवर पड़े हैं और सिर्फ 2 विकेट्स चाहिए इंग्लैंड को, और कौन बैटिंग कौन कर रहे हैं? पार्थिव पटेल 17 साल का लड़का और जहीर खान, और उसके बाद आशीष नेहरा। तो ये कितनी, यहाँ पे भी कितनी इजी टू विन सिचुएशन थी इंग्लैंड के पास, यहाँ पे भी। और यहाँ से मतलब इमेजिन कर पाना कि पार्थिव पटेल ने ऐसे हीरोइक इनिंग्स खेली है, और इस इनिंग्स ने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को चेंज किया। मतलब जितना हम ईडन गार्डन को देते हैं क्रेडिट, इस टेस्ट मैच को भी जाना चाहिए। क्यों? इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट मैच था हेडिंगली में। हेडिंगली में इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर फॉरेन टीम्स। वहाँ इंग्लैंड खा जाती है, आज भी ऐसा है। हेडिंगली में इतनी हेल्प है उनके बॉलर्स के लिए। वहाँ पे इंडिया ने सीमिंग विकेट के ऊपर ओवरनाइट कंडीशंस में बैट फर्स्ट किया था बिकॉज ऑफ दिस इनिंग्स। और उसमें तो जो मारा था तेंदुलकर ने, गांगुली ने, द्रविड़ ने, धागे खोल दिए थे। और इंडिया इजीली आई थिंक इनिंग्स डिफीट से हराया था इंडिया ने हराया था उसमें, तो ये हेडिंगली में। तो ये सीरीज हम 1-1 करके गए थे, 1-1 करके गए थे। तो 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। तो उसमें द्रविड़ ने डबल 100 स्कोर किया था, बहुत प्यारा रन आउट हुए थे, मुझे याद है अच्छे से। तो
मतलब उस हेडिंगली टेस्ट मैच में ज़्यादा क्रेडिट द्रविड़ को जाता है बिकॉज बांगर के साथ उन्होंने बहुत अच्छा संभाला था, तो जाफर को भी ड्रॉप कर दिया था, बांगर को एज एन ओपनर लेके आए थे। बांगर प्लेड ब्रिलियंटली, मतलब बहुत अच्छी इनिंग्स है उनकी। तेंदुलकर स्कोर्ड 193 पर ज़्यादा क्रेडिट द्रविड़ को जाता है 128 के लिए, वो मैन ऑफ द मैच भी थे, या 148 या 128 थे, बिकॉज उन्होंने ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में बैटिंग की थी। और तेंदुलकर को तो मुझे याद है एक मतलब सेकेंड डे के एंड पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि द्रविड़ और गांगुली और तेंदुलकर बोल के छक्के मार रहे थे। मतलब लाइट खत्म हो चुकी है, लाइट है नहीं है और बॉल दिख नहीं रही है, और मतलब एंड्रू कैडेक को तेंदुलकर ने आगे बढ़ के छक्का मारा था, बॉल पता नहीं कहाँ गई थी, मतलब आगे बढ़ के शॉर्ट बॉल था, मतलब पागलों की तरह मार रहे थे दोनों, पागलों की तरह रन बॉल। मैंने कभी भी ओवरसीज कंडीशंस में इस तरह का बैटिंग डोमिनेंस नहीं देखा। मुझे अगर याद आता है ऐसा बैटिंग डोमिनेंस जब दूसरी टीम बिल्कुल कह रही है बख्श दो हमें वाला, तो वेरी क्लोज टू दैट वुड बी, सिमिलर टू दैट वुड बी, आई वुड से मेलबर्न में एक बार इतना फ्री फ्लोइंग खेले थे रहाने और कोहली 14-15 सीरीज में, जब बिल्कुल मतलब क्लूलेस थी ऑपोजिशन। अदरवाइज इससे ज़्यादा होता नहीं है। या फिर केप टाउन में हुआ था 96 में तेंदुलकर और अजहर के बीच में 222 की पार्टनरशिप, अदरवाइज ये नहीं थी। तो ये बहुत मतलब बड़ी बात थी उसके बाद। तो ये टेस्ट मैच ने नींव रखी थी, इसलिए इसकी बहुत बातचीत होती है, बिकॉज इस टेस्ट मैच से बेसिकली यू गॉट अ यंग स्टार in Parthiv Patel, you got an opener for test matches in shape of Virender Sehwag, क्योंकि उन्होंने 100 ट्रेंट ब्रिज में किया, बहुत प्यारा 100 किया। आप सोचो ना जिस तरह के वो प्लेयर हैं। फिर आपको दिखा कि जो हमारा बैटिंग ट्रिपलेट था उस एरा का, जिसमें हम तेंदुलकर, गांगुली और द्रविड़ को ऐड कर देते हैं, उन्होंने जो इस इनिंग्स में किया वही इससे अगली इनिंग्स में भी किया, अगली इनिंग्स में ही किया। मतलब यहाँ पे द्रविड़ का 100 था, तेंदुलकर चूके, गांगुली चूके, अब तीनों ने अगले इनिंग्स में 100 किया था। और मतलब पागलों वाले 100 किए थे, मतलब ऐसा कि घुटने नहीं जैसे टिकवा देते वो हाल किया था। जस्ट सोचो इंग्लैंड को ये लग रहा हो कि हम तो बॉलिंग ही करते जा रहे हैं, मतलब यहाँ 550 रन खा के गए थे, उससे अगले में क्लोज टू 600-700 रन खाए थे। इस तरह की गेम हुई थी, और मतलब बुरी तरह, मतलब फ्लिंटॉफ, एलेक्स टूडर भी थे आई थिंक उसमें, इवन ये आपके कार्डेक थे, उन सबको मतलब पागलों की तरह धोया था। मैच नंबर 3, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2007 फर्स्ट टेस्ट इन लॉर्ड्स के साथ तो अलग ही मतलब कहानी है इंडिया की। और ये ना सीरीज का प्रीफेस देखो, इंडिया वर्ल्ड कप में बुरी तरह हार के आई थी। T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री सीरीज के बाद हुई थी। हाँ, मतलब वो इस टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज फिर जाके उसके बाद हुआ था। तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ में बुरी तरह हार, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च में हुआ था, तो बुरी तरह हार के आया, मतलब कि इतनी बेइज्जती अब कह ही नहीं सकते। और क्लियरली लीडरशिप पे डाउट्स, मैनेजमेंट पे डाउट्स, मतलब ग्रेग चैपल वाज किक्ड आउट, ट्रांजिशन पीरियड में थे, इंडिया के पास कोई ढंग से का कोच भी नहीं था, अलग कहानी चल रही थी उस टाइम पे। आई थिंक मतलब लाल सिंह राजपूत थे शायद एज ए मैनेजर, काफी देर तक तो वो मैनेजर कम कोच रहे हैं मतलब और वो इसी एरा में ही रहे हैं। बिल्कुल सही, बीच में कुछ जहाँ पे रवि शास्त्री को भी इन्वॉल्व किया था, बड़ा मतलब मिक्स ऑफ थिंग्स था। तो इंग्लैंड में हम 1986 के बाद कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीते। और एक और बड़ी बात थी कि जहीर खान वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कीम्स बाय देन, तो वो काउंटी खेले थे इंग्लैंड में जाके। और एक बात क्या होती थी, जहीर खान एज ए लेफ्ट आर्म पेसर, उनकी बॉल बाहर बहुत अच्छी निकलती थी, यॉर्कर थी, रिवर्स स्विंग थी, बट वो पिच पे पड़ के बॉल राइटी को वापस नहीं लेके आ पाते थे। तो दिस वाज द सीरीज जहां पे ही वाज एबल टू ब्रिंग द बॉल बैक इनटू द राइट हैंडर, जो सबसे एक तरह से अनप्लेएबल बॉल मानी राइटी जाती है। तो रोहित शर्मा और कोहली तो इस पे बहुत ज्यादा ही इस सीरीज के आई थिंक वन ऑफ द की प्लेयर्स, मैन ऑफ द सीरीज भी थे, 17 विकेट ली थी उसमें उन्होंने, जहीर खान ने। और फर्स्ट टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की, दे वर डूइंग रियली वेल, 250 पे आई थिंक 2 या 3 आउट थे। स्ट्रॉस 96, कुक 36, माइकल वॉन 79, 250 पे 2 या 3 थे, और उसके बाद वो 300 भी नहीं मार पाए थे। आई थिंक लास्ट 7-8 विकेट उनकी 50 रन में निकल गई थी। तो यहाँ पे श्रीसंत जो 20 थे उस एरा के, इन्होंने टेल उड़ा दी थी पूरा साफ। श्रीसंत का ये तो रहा है वैसे कि जब वो विकेट्स लेते थे वो पैचेस में ले लेते थे यार, उनकी शामी जैसी बॉल आती थी, बिल्कुल सीम दिखती थी उनकी, जितनी अच्छी सीम प्रेजेंटेशन बॉल की शामी की है वैसी श्रीसंत की थी। और श्रीसंत इन 2007 आई क्लियरली रिमेंबर, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी वर्ल्ड कप T20 के बाद, तो इंडिया में 7 वनडे की सीरीज थी। वहां श्रीसंत मुझे याद है अच्छे से, मतलब मेरा फाइनल ईयर ऑफ हेडन को आउट करा था। नहीं वो तो वर्ल्ड कप में किया था सेमीफाइनल में,
मतलब इस सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, जो वनडे सीरीज इंडिया में हुई थी, मतलब मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, फाइनल ईयर चल रहा था आईआईटी का, आईआईटी दिल्ली का, मतलब आई थिंक 7 सेमेस्टर था। और क्लियरली रिमेंबर मैं उस टाइम पे हॉस्टल छोड़ के कालका जी में रहता था, बिकॉज बाहर मेरे को मेरा फ्रेंड आगे थे एंड ऑल, जो काफ़ी सारे, तो मेरे को था यार चिल मारते हैं लाइफ में। तो मैंने इसलिए मैचेस देखे हैं अच्छे से, तो मुझे याद है कि श्रीशांत 147 148 क्लॉक करने लग गए थे उस एरा में, इतनी, और बिल्कुल सीम के साथ, सोचो। हाँ, और पूरा वो थे भी ऐसे से ना कि पूरे अग्रेशन के साथ बॉलिंग करना, मतलब बहुत टाइम बाद कोई ऐसा अग्रेसिव बॉलर देखा था जो ऑफ द पिच भी उतना ही अग्रेसिव है। और ये बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है, मतलब ये बूगी वूगी में भी आ चुके हैं, कर चुके हैं। तो वो मल्टी टैलेंटेड तो बहुत मामले में है, पैसा पूसा बनाना भी अच्छे से आता है उनको। बिग बॉस में भी आए। तो जहीर खान केम बैक, ही वाज एबल टू ब्रिंग द बॉल बैक। आरपी सिंह आए पिक्चर में, फिर उन्होंने, आरपी सिंह ने तो इसके बाद वर्ल्ड कप भी जितवाया था इंडिया को T20 का, तो इंडिया डिड रियली वेल। बैटिंग में जेम्स एडिसन वाज अ बीस्ट इन दैट एरा। अच्छा, इसमें ओपनिंग बिल्कुल अलग पेयर, दिनेश कार्तिक थे इसमें, सहवाग ड्रॉप हो गए थे, और वसीम जाफर। यस, वसीम जाफर केम बैक। दिनेश कार्तिक डिड रियली वेल इन दिस सीरीज, ही वाज वेरी गुड इन दिस सीरीज। बट इस फर्स्ट इनिंग में तो 5 रन मारे। उन्होंने पूरे सीरीज में बहुत अच्छा किया था, आई थिंक अगेन वेरी क्लोज टू मैन ऑफ द सीरीज ही थे वो भी। ओके, तो सहवाग वाज ड्रॉप्ड। सहवाग वापस आए थे पर्थ टेस्ट मैच में, फिर जो वो सिडनी टेस्ट मैच की कंट्रोवर्सी के बाद हुआ था जो, तो सहवाग काफी टाइम बाहर रहे हैं। तो ही वाज ड्रॉप्ड आफ्टर साउथ अफ्रीका सीरीज, बिकॉज ये सारी कहानी ग्रेग चैपल ने किया था। ग्रेग चैपल ने सहवाग, पठान, बड़े सारे प्लेयर्स खत्म किए हैं, और ही हैज ह्यूज रोल टू प्ले इन दैट। तो इंडिया आई थिंक 200 मुश्किल से रो के बना के 201 रन पे ऑल आउट हो गई थी। फिर सेकेंड इनिंग्स में भी कुछ ज्यादा नहीं किया था इंग्लैंड ने, 282 280 मारे थे, 282। बट पीटरसन प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स, उन्होंने बहुत प्यारा 100 मारा था। उस एरा के पीटरसन अगेन वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स थे, मतलब उन्होंने हर जगह स्कोर किया है। मतलब उन्होंने 2005 की एशेज जीती, फिर साउथ अफ्रीका में जाके स्कोर किया, हर जगह स्कोर किया उन्होंने। इंडिया में बॉम्बे में इतना प्यारा टेस्ट मैच जीता था 186 स्कोर करके 2012 में। It's a different beast in that era. मतलब वो विविन रिचर्ड लेवल के प्लेयर थे, मतलब आई वुड नॉट से कि विविन रिचर्ड एग्जैक्टली, बट उतने फियरलेस प्लेयर थे कि जो इंटिमिडेट कर सके बॉलर्स को। तो इंडिया को आई थिंक ऑलमोस्ट 300 रन, 380 रन का टारगेट, 380 रन का टारगेट था। और इंडिया, मुझे अच्छे से याद है, ये लॉर्ड्स में फाइनल इवनिंग में, मतलब फाइनल डे बारिश हुई थी, बैड लाइट, बहुत सारे चक्कर थे, लास्ट विकेट बच गई थी और धोनी खेल रहे थे, तो धोनी वॉज फार्मिंग द स्ट्राइक, और जो दूसरी तरफ बैट्समैन थे धोनी के साथ, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लास्ट में श्रीसंत थे आई थिंक। श्रीसंत मॉन्टी पनेसर की बॉल पे प्लम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, प्लम एलबीडब्ल्यू। पर उस एरा में डीआरएस तो होता नहीं था, तो डीआरएस था नहीं, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लाइट वॉज पैथेटिकली लो, और वो एम्पायर ने आउट नहीं दिया, और इंडिया किसी तरह से वो टेस्ट मैच बचा गया 1 विकेट से, और वो टेस्ट मैच हुआ था ड्रॉ। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच इंडिया जीत गया था, और ये सीरीज इंडिया ने 1-0 से जीत ली थी। थर्ड टेस्ट मैच में तो इवन हमारे जो क्या कहते हैं अनिल कुंबले साहब है, उन्होंने 100 भी किया था। तो कुंबले साहब, इस मैच में अगर देखा जाए तो लक्ष्मण भी 15 ओवर खेले, फिर उसके बाद धोनी तो ऑब्वियसली, लक्ष्मण का अदरवाइज इंग्लैंड में बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं रहा है। इंग्लैंड में लक्ष्मण का अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, आई थिंक 20 समथिंग की एवरेज थी उनकी वहां पे, क्योंकि लक्ष्मण के पैर नहीं चलते हैं, और इंग्लैंड में आपको वो चीज़ चाहिए होती है। लक्ष्मण हैज प्लेड ब्रिलियंट नॉक्स इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट नॉक्स इन साउथ अफ्रीका। 2006 में उन्होंने टेस्ट मैच जितवाया, 2010 में उन्होंने डर्बन में टेस्ट मैच जितवाया। बट अब कह सकते हो कि लक्ष्मण थोड़े लिमिटेड प्लेयर थे मूविंग कंडीशंस में, क्योंकि पैर नहीं चलते थे ना ज्यादा। अरे स्पिन के तो यार, स्पिन के तो वो मतलब नेक्स्ट लेवल ही और माने बाउंस के भी, मतलब बाउंसी विकेट्स पे भी इज डन रियली वेल। तो मतलब ऑब्वियसली उन्होंने इतने सारी ऐसी उनकी इनिंग्स मुझे याद है, थर्ड इनिंग्स। कहीं आप ये कह भी सकते हो ना कि क्योंकि इंडिया का इंफ्रा इतना अच्छा तो था नहीं, या सिस्टम इतना अच्छा था नहीं कि भाई कि वो बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तब 8 ओवर्स भी कहाँ होते थे, है ना, तब ये तो था नहीं, बहुत कम तो थे। एक तरह से तो एलियन कंडीशन ही होती थी कि काफी प्लेयर्स को तो मेरे को लग रहा है पहली बार वो स्विंग भी पहली बार और यार एक और होता है ना, सबको पता है कि इनका फास्ट बॉलिंग अटैक तो है नहीं किसी काम का, तो वो वैसे भी थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन दे ही देते थे। अब ये समझो कि जहीर खान कितनी देर से थे सीन में, उनको भी तो पहले वो मैच कंडीशंस या वो पिच कंडीशंस वैसे से देनी पड़ी जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकें कि वो इन स्विंगर लेके आ सके। वो काउंटी से पहले उनको पता ही नहीं था। इंडिया में तो वो कंडीशंस है भी नहीं है ना कि बॉलर अब हैं, बिल्कुल सही। अब पिचेस बनाई गई हैं, जैसे धर्मशाला की पिचेस हैं, बहुत कुछ है अब तो पहले नहीं होती थी। नहीं था, बिल्कुल सही। तो इंडिया के लिए एज अ बैट्समैन भी अगर मैं बोलूं, कहीं ना कहीं जो तो नेचुरली गिफ्टेड थे
उन्होंने तो 1-2 सीरीज में एडजस्ट कर लिया और समझ लिया वहां पे खेल के कि अच्छा यहाँ क्या करना है। पर जिनको टाइम थोड़ा लगता है समझने में, उनके लिए तो मतलब उनको कितना बुरा था उनके लिए एक तरह से कि भाई वो जा रहे हैं और वो उनको सीधा अनप्लेएबल बॉल्स दिख रही हैं, जबकि अगर टेक्निक समझी जाए तो वो उतना भी अनप्लेएबल नहीं है जितना इंडिया के लिए अनप्लेएबल हो जाता था या किसी और टीम के लिए भी होता था। तो ये मेरे को लग रहा है अब एक इसका फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है कि अब इंडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा कर पा रही है जो टेस्ट मैचेस में। वो ये भी है कि अब इंडिया ने वो खेल लिया है, इंडिया घर पे भी वही कंडीशंस खेल लेती है जो पहले बाहर जाके खेलती थी मुश्किल से। बिल्कुल सही। नहीं, फ़र्क है यार, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और सेकंड टेस्ट मैच तो बहुत प्यारा हुआ था, और ये वो सीरीज़ थी जिसमें एंडरसन इतनी ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहे थे कि तेंदुलकर ने एक बार बोला था कि मैंने रिवर्स स्विंग देखी थी उस आदमी की। हाँ, ये वो सीरीज थी, मतलब ही वाज क्विक ऑल्सो एट दैट टाइम। 140 प्लस वाले बॉलर थे, 145 प्लस वाले बॉलर तो कभी भी नहीं थे, बट ही वाज 87 माइल्स वाले बॉलर। और उस स्पेस पे वो जब बोथ साइड कोई स्विंग कर रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एंडरसन को खेलना इतना आसान नहीं था उस एरा में। तो मतलब काफ़ी ये एक सीरीज थी विच वाज आल्सो द मेकिंग ऑफ एंडरसन। और ये तो उस टाइम पे तो एंडरसन वनडेज भी खेलते थे। हाँ बिल्कुल सही, उस टाइम तो हर ऑल फॉर्मेट प्लेयर रहे हैं वो तो। बिल्कुल सही। और इसी सीरीज के बाद तो फिर हमारे स्टुअर्ट ब्रॉड खिले गए थे जब 6 छक्के पड़े थे उनको। तो इस सीरीज के बाद हुआ था वो। तब तो स्टुअर्ट थे बॉट सीन पे भी नहीं थे, वो तो उसके बाद आए हैं सीन पे। उससे अगली जो सीरीज थी 2011-12 की, वहाँ पे तो वो मतलब 20 प्लेयर बन गए थे तब तक तो। सो मैच नंबर 4, इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड, नेपियर टेस्ट मैच, धोनी की कैप्टनसी। हमने जो 3 टेस्ट मैच डिस्कस किए हैं, पहले 2 थे गांगुली के, दूसरा भी हाँ गांगुली के अंडर था, तीसरा द्रविड़ का था। अब चौथा अब हम आ गए हैं धोनी कैप्टनसी, जो कि मोर और लेस बहुत ही बोरिंग एरा ऑफ टेस्ट क्रिकेट था फॉर इंडिया। बोरिंग एज इन दैट सेंस कि धोनी बहुत सेफ कैप्टन थे। पता रीजन क्या है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ, इस सीरीज में हमने फर्स्ट टेस्ट मैच जीता था तेंदुलकर के ब्रिलियंस पे। तेंदुलकर स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 160, बहुत अच्छा। और इस इनिंग्स की बात होती नहीं है ज़्यादा, मतलब हम जब बात करते हैं कि ओवरसीज में तेंदुलकर से बेटर द्रविड़ रहे हैं एंड ऑल, तो उनकी बहुत सारी इनिंग्स भूल जाते हैं। ट्रेंट ब्रिज में उनका वो 92 भूल जाते हैं जो उन्होंने सेव करा टेस्ट मैच। सचिन ने खेला ही इतना है ना कि अब को बीच में वो पैचेस भी बहुत दिख जाते थे जब सचिन नहीं चलते थे, पर जब चलते थे तो वो भी इतने सारे हैं, बहुत सारे। पर मैं ओवरसीज में विक्ट्रीज गिनाता हूँ यार। 2001 में पोर्ट ऑफ स्पेन में हम जीते, तेंदुलकर स्कोर्ड 117, ठीक है। उसके बाद 2002 में हम हेडिंगली में जीते, तेंदुलकर स्कोर्ड 193, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ फर्स्ट टेस्ट में ऑकलैंड में जीते, वहाँ तेंदुलकर स्कोर्ड 160। तो इन इनिंग्स की किसी ने बात ही नहीं आज तक की है कि जो हम सेना कंट्रीज में जीत रहे हैं वहाँ तेंदुलकर ऐसी इनिंग्स खेल रहे हैं। सेकेंड टेस्ट मैच नेपियर में था, मुझे याद है स्टार्टिंग वाज नॉट गुड, 23 पे 3 थे एक टाइम पे न्यूजीलैंड। और प्रॉब्लम वही थी कि इंडिया के ये मैच की मैं पहले भी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा एक फन फैक्ट कि इस मैच में जो दीपक सर के जो ब्रदर फ्रॉम अनदर कलर हैं यानी कि जेसी राइडर, वो मैन ऑफ द मैच भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। आई थिंक 100 मारा था उन्होंने, शायद क्लोज टू 100 मारा था। 100 भी मारा था, 3 विकेट भी ली थी। हाँ मुझे याद है। और टेलर के साथ चिपक गए थे वो विकेट पे, मतलब वो उस टाइम पे जिस मैच में ये चलते थे वो मैच वन साइडेड ले जाते थे। फिटनेस के कारण ही गए हैं, फिटनेस और अल्कोहल प्रॉब्लम थी ना उनको। दारू पी के बहुत हंगामे किए उन्होंने, बहुत, मतलब वो भी हर्षल गिब्स ही थे अपने एरा के। तो इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद दिख रहा था कि न्यूजीलैंड में हमारी पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री आ रही है आफ्टर 40 ईयर्स। आई थिंक उससे पहले हम शायद 68 में जीते थे, इफ़ आई रिमेंबर, नवाब पटौती के एरा में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो काफ़ी टाइम से, हम 40 साल से नहीं जीते थे वहाँ पे। तो सेकेंड टेस्ट मैच स्टार्टेड वेल फॉर इंडिया, 23 पे 3 ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था। और मतलब जल्दी उड़ गई 2-3 विकेट्स। और उसके बाद मतलब रॉस टेलर और जेसी राइडर अड़ गए। प्रॉब्लम क्या था, फिर से हमारे पास पेस बॉलिंग में उतनी डेप्थ नहीं थे। मुनाफ पटेल खेले थे इस सीरीज में। मुनाफ पटेल 4.5 से भी ऊपर की रन रेट पे 128 उस टाइम तो उनकी पेस जा चुकी थी। और वो मतलब वो धोनी चला पा रहे थे उनको, अदरवाइज कोई और ना चला पाता। जहीर वाज नॉट एट हिज बेस्ट इन दैट सीरीज। और आई थिंक ईशांत शर्मा फिर भी ओके थे। ईशांत शर्मा भी उस सीन पे आ रहे थे, भी उतने मैच्योर नहीं थे। मतलब हम आज की फास्ट बॉलिंग 20 की बात नहीं करते, तो बुमराह ने तो आगे गेम बहुत चेंज कर दी। शमी भी 18 के बाद अलग लेवल के बॉलर बन गए। अब तो बात ही बहुत इंडिया की अलग है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आज के सिराज भी हमारे बहुत बेटर हैं इनसे।
नहीं यार वो नहीं, सिराज उस लेवल पे अभी भी नहीं है, नहीं वो इतना भी मत। जहीर खान यार देखो, जहीर खान इंडिया के इजीली बेस्ट फास्ट बॉलिंग में टॉप 4 में आ जाते हैं, टॉप 3 टॉप 4 में, टॉप 4-5 में तो डेफिनेटली आते हैं। उस एरा में उनको सपोर्ट उतना नहीं मिलता था, नहीं तो उनका रिकॉर्ड भी बहुत डिफरेंट होता। ये बहुत लोग ये बात करते हैं वैसे है भी है कि बॉलिंग में ये बहुत डिपेंड करता है, बॉलिंग की पार्टनरशिप बहुत मैटर करती है कि आप अगर पहला ओवर आप करा रहे हो तो दूसरा ओवर कौन करा रहा है, वो जो पहले 2 प्लेयर्स की या जो पार्टनरशिप्स होती हैं वो बहुत मैटर करती अरे है। तुम ये सोचो, हेडिंगली जैसे विकेट में 2002 में हमने टेस्ट मैच जीता था, वो हमने स्पिनर्स की हेल्प से जीता था, क्योंकि हमें पता था कि पेस बॉलर्स तो है नहीं, एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ खिलाते हैं। तो एक एंड से हरभजन लगे हुए थे, एक एंड से अनिल कुंबले लगे हुए थे। मतलब ये तो हमारे हाल थे कि इंग्लैंड की एक ऐसी विकेट जहां पे सीम फ्रेंडली विकेट मानी जाती है, वहां हम स्पिनर से टेस्ट मैच जीत रहे हैं। ये तो हमारे हाल थे उस टाइम तक। तो इंडिया आई थिंक 600 प्लस स्कोर किया न्यूजीलैंड ने। टेल ने फिर बहुत धोया था इंडिया को, बहुत रन बहुत ज्यादा धोया है टेल ने, बहुत धोया है इंडिया से। न्यूजीलैंड में तो इंडिया से टेल आउट होती ही नहीं है, बिकॉज न्यूजीलैंड में ना जैसे जैसे फर्स्ट डे सेकंड डे के बाद कंडीशंस बहुत फ्लैट हो जाती हैं। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया की टेल तो बहुत जल्दी धराशायी, और इंडिया को फॉलो टेल ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही है। और इंडिया को फॉलो ऑन मिला था। हाँ, फॉलो ऑन मिलके आई थिंक मतलब ऑलमोस्ट 300 रन से हम पीछे थे जब फॉलो ऑन मिला था। तो क्लियरली लग रहा था कि ये 1-1 होने वाली है सीरीज। और फिर एक बैटर हैं जो अड़ गए थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 10 आवर्स बैटिंग की थी। वो तो मतलब एक्सेप्शनल पीस ऑफ बैटिंग, एंड ये वही एरा था जहां पे गौतम गंभीर ने अपनी डोमिनेंस दिखाई थी टेस्ट क्रिकेट में। इस एरा उसके बाद ये कैस्ट्रोल क्रिकेटर ऑफ ईयर भी बने थे। ये वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बन गए थे इस एरा में, नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड इस एरा में, रैंकिंग्स में। दैट वाज द ओनली टाइम जब वो आए हैं। और नेपियर में उन्होंने 137 इन लाइक व्हाट आई थिंक 436 बॉल्स और 10 आवर्स प्लस बैटिंग की थी। 600 मिनट से ज़्यादा बैट किया था इन्होंने। इसमें अगर मैं बोलूँगा मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन तो थी ही अच्छी, पर अगर आप साथ में देखोगे राहुल द्रविड़ भी 220 बॉल्स में 62, बिल्कुल। तेंदुलकर तो ऑलमोस्ट तेंदुलकर 131 बॉल्स में 64 मारे थे। फिर 212 बॉल्स में लक्ष्मण जो कि नॉट आउट भी रहे थे, और युवराज सिंह भी थे इसमें अभी 63। युवराज ने तो रन बॉल मारे थे ऑलमोस्ट। वही तब तक हमें पता था कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है, तब तक युवराज आए थे। तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 2 दिन बैटिंग की थी, और 2 दिन 170-180 ओवर खेले थे इंडिया ने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो टेस्ट मैच बचा, उससे हमें ये दिख गया कि हम सीरीज हार तो नहीं रहे हैं। पर मैंने धोनी की क्या बात कर रहा था कि धोनी तो डिफेंसिव। पर इसमें आपको सॉरी टू करेक्ट, बट इसमें धोनी थे ही नहीं इस मैच में। नहीं, इस मैच में धोनी इंजर्ड हो गए थे। हाँ, इस मैच में नहीं थे, इस सीरीज में थे। फर्स्ट में थे, फिर थर्ड में मैं बताता हूँ क्या हुआ। थर्ड टेस्ट मैच में, वेलिंगटन में टेस्ट मैच था, हमने न्यूजीलैंड को 600 का टारगेट दिया था। और जबकि हमें पता था कि ओवरकास्ट कंडीशन से बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और न्यूजीलैंड ने फिर 280 पे 8 विकेट्स खोए थे। तो हम लास्ट की 2 विकेट्स नहीं ले पाए थे, वो मैच ड्रॉ हुआ था, उसको हम अलग सीरीज में डिस्कस करेंगे। मतलब वो मैच ऑन प्लैटर था हमारे पास, मतलब हम 450-500 का टारगेट भी देते तो उनसे नहीं चीज हो सकता था उस विकेट पे। 600 बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए बिकॉज धोनी वांटेड कि बस ऐसी सिचुएशन में ले जाओ जहां से हम मैच नहीं हार सकते, ताकि सीरीज जीत जाए। तो ये धोनी का बहुत रहा है। इवन इसके बाद वेस्ट इंडीज में हम गए, वहां हमें 15 ओवर में 86 रन चाहिए थे, 7 विकेट हमारे हाथ में थे, और हमने मैच छोड़ दिया था। जैसे लास्ट आवर शुरू होता है तो आप क्विट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने हैंडशेक करके मैच खत्म कर दिया था। इंडिया डिडंट गो फॉर द विक्ट्री, क्योंकि इंडिया 1-0 से सीरीज जीत रही थी। तो ये धोनी के एरा में बहुत हुआ है कि ही वाज अल्ट्रा डिफेंसिव इन हिज माइंडसेट की अल्टीमेट एम है सीरीज जीतना, कि न्यूजीलैंड में 40 साल में सीरीज नहीं जीते हैं। पर सोचो 600 का टारगेट देना, मतलब न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में 600 way too much. It's like hoping कि आप 500 पे भी रुक सकते थे, मतलब 500 भी बहुत बड़ा स्कोर है। बिल्कुल सी। और उसमें मतलब ये एक थोड़ा सा मैं क्रिटिसिज्म कहूंगा कि धोनी यूज्ड टू बिकम सो अल्ट्रा डिफेंसिव इन हिज अप्रोच कि वो कई बार इंडिया को बहुत हर्ट किया। ये मैच जो है, ये तो सहवाग की कैप्टनसी में ड्रॉ हुआ था, और ये सीरीज इंडिया 1-0 से जीती थी नेपियर में। ड्रॉ करना होता तो ऑब्वियसली फिर हम 1-1 कर जाते, तो शायद हम थर्ड टेस्ट मैच में कुछ भी उछाल सकते थे। न्यूजीलैंड में देखो ये भी ना एक अच्छा एरा है। हम 2008 में, 7 में, 6 में पहले वेस्ट इंडीज़ में सीरीज जीते, फिर 7 में इंग्लैंड में सीरीज जीते, उसके बाद 2006 में हम 2-1 से साउथ अफ्रीका में हारे, पर वी कुड हैव वन दैट सीरीज। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे हमने पर्थ में टेस्ट मैच जीता। फिर हम न्यूजीलैंड गए ऑस्ट्रेलिया के बाद, वहाँ हमने सीरीज जीती। फिर हम दोबारा साउथ अफ्रीका के 1-1 से ड्रॉ किया। तो ये एक वो एरा है जिसमें इंडिया नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई थी अंडर धोनी। तो मतलब पहले ऑब्वियसली जो 6 वाली विक्ट्रीज थी वो द्रविड़ के अंडर थी, फिर 8 पर्थ टेस्ट मैच कुंबले के अंडर था, बट देन 9-10 में वी बिकेम अ डोमिनेंट टीम, और फिर हमने वर्ल्ड कप भी जीता। बट आफ्टर वर्ल्ड कप वी जस्ट
फेल अपार्ट, खत्म ही हो गए. मतलब वो अल्ट्रा डिफेंसिव चीज़ें ओपोजिशन को दिखने लग गई कि कैसे इंडिया को थोड़ा सा और प्रेशर में डाला जा सकता है और फिर एकदम से ये मैच छोड़ देंगे. तो ये टेस्ट मैच वो था जहाँ पे मतलब आई थिंक इंडिया ने थोड़ा अपना कैरेक्टर मतलब ऐसी अगर कोई मैच सेविंग मतलब एफर्ट अगर याद आती है उसके बाद तो फिर वो सिडनी में ही आती है जो हमने देखी है अभी लास्ट बीजीटी में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जहाँ पे अश्विन और हनुमा विहारी अड़ गए. 5th मैच होने जा रहा है. ये मैच तो मेरे को लग रहा है सबको ही याद होगा. आई डोंट थिंक कि अब जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे उनको ये मैच तो पक्का पता ही होगा. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं उसके बाद कि हनुमा विहारी कहाँ चले गए, बट उसके उनको अच्छे खासे चांसेस मिले हैं. इनफैक्ट उनको पुजारा की जगह एक बार नंबर 3 पे भी खिलाया है काफ़ी अच्छे खासे टाइम के लिए, बट वो नहीं बात बन पाई. बढ़िया अमेजिंग सीरीज थी यार. पहला एडलेड में टेस्ट मैच इंडिया ने आई थिंक 190 नहीं, इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग की थी और फर्स्ट डे बड़ा अमेजिंग इंस्टेंस हुआ था अगर किसी को याद हो तो. जो ऑल आउट हो गई थी इंडिया ऑल आउट तो नहीं हुई थी फर्स्ट डे, सेकंड मैच में हुई थी. नहीं फर्स्ट डे इसमें हुआ था कि हमारे विराट कोहली फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रहे थे विद रहाणे और एकदम रहाणे ने उनको गलती से रन आउट करवा दिया था. मतलब नाइट शुरू हो गई थी, डे नाइट टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच. तो नाइट शुरू हुई थी और उसके बाद बॉल ऐसे ही लहरानी शुरू हुई कि इंडिया 240 समथिंग के आसपास ऑल आउट हो गई. बैटिंग करने आई जब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे अच्छे से याद है 119 समथिंग पे 7 या ऐसे कुछ आउट हुए थे और इंडिया ने जो कैचिंग दिखाई थी उस टाइम पे, हाथों से कैच छोड़े थे. मतलब आपके पृथ्वी शॉ ने कैच छोड़ा था, बाउंड्री पे कैचेस छूटे थे. वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग परफॉर्मेंस आई हैव सीन. काउंटर अटैकिंग नॉक खेली थी इनके कैप्टन ने जो टिम पेन थे उस टाइम. स्टीव स्मिथ तो ये थे कैप्टन तो नहीं बन सकते थे ना उस टाइम पे, कैप्टन नहीं बन सकते बिकॉज वो बैन चल रहा था, उनकी कैप्टनसी बैन. तो इंडिया ने अच्छी खासी लीड ली थी 50 रन समथिंग की और 56 रन किया आई थिंक, और लग रहा था कि इंडिया सही जाएगा. तो सेकेंड डे के खत्म होने पे आई थिंक एक विकेट चली गई थी पृथ्वी शॉ, विच वाज अ वॉकिंग विकेट ऑन दैट एरा. मतलब उनको तो पैर ही नहीं चलते थे उनके वहाँ पे. और उसके बाद फिर बुमराह आए थे 1 डाउन, नाइट वॉचमैन, और लगा था कि मैं बहुत चाव से उठा था थर्ड डे कि यार मज़ेदार मैच होने वाला है. और इंडिया 36 ऑल आउट हो गई थी. और ऑल आउट क्या हुई थी, इंडिया के प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए थे. मतलब बुरी तरह इंजर्ड हुए थे. शामी का तो हाथ तोड़ दिया था कमिंस ने, सीरीज से बाहर हो गए थे. और 90 समथिंग का टारगेट था जो कि मजे मजे में मार दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने. और 8 विकेट्स इंडिया टेस्ट मैच हारी थी और उसके बाद फिर विराट कोहली चले गए थे वापस. तो उस वक्त तो ये लग रहा था ये इंडिया 4-0 से जाएगी वापस. हर एक्सपर्ट ने बोला था. Nobody gave India a chance. Second test match में रहाणे showed exceptional captaincy skill. अश्विन bowled out of his skin और इंडिया इंजरीज वहाँ पे भी हुए थे तो इंडिया वो टेस्ट मैच जीत गई थी. और शुभमन गिल का डेब्यू था, बहुत ब्रिलियंट डेब्यू. तो यहाँ टेस्ट मैच जब हम आए थे तो सिडनी में ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया उठ गई थी कि यार अब ये ऐसी टीम भी नहीं है, वी कैन बी कॉर्नर्ड, अब 1-1 हो चुका है, वी हैव टू बी रेडी फॉर इट. एट द सेम टाइम इंजरीज और बढ़ चुकी थी तो और प्लेयर ज़्यादा हमारे इंजर्ड हो चुके थे. शमी जा चुके थे, कोहली जा चुके थे, फिर आपके आई थिंक केएल राहुल तो पहले से इंजर्ड थे. रोहित शर्मा ने अभी आई थिंक सिडनी में ही ज्वाइन किया था इंडिया को. पहले 2 टेस्ट मैच में वो भी अवेलेबल नहीं थे. फिर आपके अब ये देखो इस मैच में अगर आप बोलो जो रेगुलर टीम के प्लेयर नहीं थे, नवदीप सैनी थे, नवदीप सैनी खेले थे, सिराज का डेब्यू हुआ था. सिराज का तो मेलबर्न में डेब्यू हो गया था, उनका सेकंड टेस्ट मैच था, पर नए थे वो भी. हाँ वो भी नए थे. तो और इस मैच के बाद तो खैर बिल्कुल ही गेम खत्म हो गई थी. इस मैच में भी बुमराह इंजर्ड हो गए थे. आप ऐसा समझो कि टूटी हुई कंडीशन में खेल रहे हैं ये मैच भी. इसमें बुमराह इंजर्ड हो गए थे, अश्विन इंजर्ड हो गए थे, जडेजा इंजर्ड हो गए थे, विहारी इंजर्ड हो गए थे. इसमें तो आधी टीम इंजर्ड हो गई थी इस मैच में. एग्जैक्टली. तो जब इनिंग्स शुरू हुई फर्स्ट इनिंग्स में जैसे याद है बहुत ही प्यार से खेल रहे हैं. और मतलब जडेजा ने आउट किया था लबुशान को और आई थिंक स्टीव स्मिथ प्लेड दोनों ही. स्टीव स्मिथ ने तो शायद 100 स्कोर किया था, 131 मारे थे, रन आउट हुए थे वो. हाँ बाउंड्री से बड़ा प्यारा रन आउट किया था, बहुत प्यारा. और जब इंडिया बैटिंग करने आई थी तो इंडिया वाज लुकिंग गुड. तो उस टाइम पे जो पंत भाई साहब है उनके यहाँ पे कूनी पे बॉल लगी थी तो लग रहा था कि वो भी बाहर हो गए, वो भी नहीं खेलने आएंगे और इंजरी हुई थी उनको. और इंडिया का टेल कोलैप्स किया था, अच्छा खासा लीड दिया था इंडिया ने, मतलब कंसीड किया था. और सेकंड इनिंग्स और आपको 2 रन आउट्स हुए थे उस इनिंग में, 2 रन आउट्स हुए थे जो टेल में हुए थे. तो एकदम से ऐसे लग रहा था कि पैनिक मोड में आ गई इंडिया, क्योंकि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि हाँ ये मैच कर लेंगे. काफी हद तक ये ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज गोइंग नेक टू नेक विद ऑस्ट्रेलिया. मुझे अच्छे से याद है 4th डे चल रहा था सेशन, 4th डे या 3rd डे चल रहा था.
और मैच स्टिल स्लाइटली इनबैलेंस दिख रहा था. मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे निकल गई है. और शेन वॉर्न कमेंट्री पे थे, उन्होंने कहा था दिस सेशन नेक्स्ट इज द सीरीज डिफाइनिंग सेशन. डे 3 का लास्ट सेशन था वो, क्योंकि इंडिया यहाँ पे कुछ मैजिकल कर पाती है तो दे कैन कम बैक, और कुछ नहीं हो पाया था इंडिया से. तो मैं तो गिव अप हो गया था यार कि अब तो गई सीरीज, ये तो अब 2 दिन पड़े हैं, रगड़ देंगे ये वो. 4th डे आके ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, फिर अपने कैमरन ग्रीन भी चलने शुरू हो गए, उन्होंने भी 80 समथिंग स्कोर किया था. स्कोर्ड 84. हाँ, मतलब अच्छा मारा था उन्होंने. और उसके बाद इंडिया को जब टारगेट मिला तो क्लियरली लग रहा था कि ये इंडिया के बियॉन्ड हो चुकी है गेम. स्टार्ट 407 का टारगेट था. स्टार्ट अच्छी हुई थी, मतलब उसमें दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया था. शर्मा 50 मार के गए थे. शर्मा ने फर्स्ट इनिंग्स मुझे से याद है बहुत ज़्यादा केयरलेसली आउट हुए थे नेथन लायन की बॉल पे. मतलब अच्छी स्टार्ट थी. नहीं, फर्स्ट इनिंग में वो हेजलवुड पे आउट हुआ. वो आई थिंक गाबा में हुआ था. सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. कॉटन बॉल हुए थे हेजलवुड की बॉल पे. ये गाबा में उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुए थे. शुभमन गिल ने तो दोनों ही इनिंग्स में अच्छा करा था इसमें. मतलब स्टार्ट अच्छी थी, दोनों में 70 की स्टार्ट मिली थी. फर्स्ट इनिंग्स में भी 70 की स्टार्ट थी, पार्टनरशिप थी. सेकंड में भी 70 की ओपनिंग स्टार्ट थी. फिर उसके बाद आए थे संकट मोचक द्रविड़ के बाद जो आए हैं हमारी पुजारा अड़ गए थे. 205 गेंदें खेली उन्होंने, 77 रन खेलते रहे, बहुत बढ़िया खेले. फिर जब थर्ड मॉर्निंग पे एक इंडिया ने गेम चेंजर किया था कि उन्होंने ऋषभ पंत को आगे प्रमोट किया था. और जो उस ऋषभ पंत ने वो फाइनल डे जो नेथन लायन के धागे खोले थे, मुझे लगता है वो नेथन लायन से ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते. और वो ना बंदा इतना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है. मेरे को ना ये मैच इतना याद है ना कि पूरी हारी हुई सिचुएशन से जब तक ऋषभ पंत थे तो लग रहा था जीत भी जाएंगे, इंडिया जीत जाएगी. थोड़ा और पंत के 3 क्या छोड़े थे, 2 तो शायद पेन नहीं छोड़े थे, या तीनों शायद पेन नहीं छोड़े थे, कीपर नहीं छोड़े थे तीनों. और ऐसे लग रहा था कि थोड़ा और पंत और, पर वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे ना, पता था कि एक ही बॉल है. मतलब ना मेरे को ये जो फीलिंग होती है ना कि कोई बैट्समैन पिच पे खड़ा है और आपके दिल की धड़कन तेज है. फर्स्ट प्लेयर से सहवाग, सेकंड है ऋषभ पंत. ये ऐसे लगता है कि ये किसी बॉल में कुछ भी कर देंगे. ये दो आउटकम होंगे इस बॉल पे. अरे बीच में तो एक ऐसा टाइम था जब 13-14 बॉल पे इन्होंने नेथन लायन को 37-38 रन मारे थे. अरे वो प्रॉपर मैच में ना एनालिसिस दिखा रहे हैं कि बॉलर वाइज बॉलर ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं और नेथन लायन को तो वो खा रहे थे. और मतलब बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी. 150 समथिंग की पार्टनरशिप हो रही है. 100 ऑन प्लेटर पड़ा है और उसमें फिर मारने के और पॉइंट पे लीडिंग एज पे कैच हुए थे नितिन लाइन पे. और फिर इवन पुजारा भी बोल्ड हो गए थे. हालांकि हाँ वो तो हो गया था. तो एक लेकिन ये था कि बोल्ड हुए थे, शायद कॉट बिहाइंड हुए थे. पुजारा उसमें बोल्ड हुए थे हेजलवुड की बॉल पे बोल्ड हुए और वो अनप्लेएबल बॉल थी, बिल्कुल बैठ गई थी. उसके बाद तो लगा खत्म है मैच. ठीक है, बिकॉज अगले 2 प्लेयर्स इंजर्ड थे. हनुमा विहारी की हैमस्ट्रिंग गई हुई थी और मतलब अश्विन का तो उनकी वाइफ का बाद में ट्वीट भी आया था कि वो रात को रेंग रहे थे. रेंग रहे थे. और वो ये भी बताया था उन्होंने कि जो पूरी बॉडी पे ऐसे धब्बे लगे हुए थे ना बॉल के, ऐसे नील पड़े हुए थे उनके. खैर वो क्योंकि उन्होंने बॉडी ही आगे कर दी थी कि अपने आप को मतलब विकेट बचानी है तो अपनी बॉडी आगे कर दी थी. और दोनों ने रन भी नहीं लिया था, दोनों रन भागने की हालत में नहीं थे बिकॉज हैमस्ट्रिंग थी. तो और हनुमा विहारी तो क्लियरली दिख रहे थे कि वो खड़े हैं, वही बहुत बड़ी बात है. अब पता है डिफरेंस क्या होता है इसमें लितेश, जब आपको पता है कि आप रोटेट भी नहीं कर सकते तो बॉलर्स कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट देयर प्लान्स रियली वेल, क्योंकि उनको पता है कि मैं बैट्समैन को सेटअप करके एक ही चीज कर सकता हूँ. बस ये चीज उनसे नहीं हो पाई, अफगानिस्तान से नहीं हो पाई. वो अलग वो उनकी जिंदगी भर का मलाल रहेगा वो जो था. वो वर्ल्ड कप में तो चलो 200 वो एक इंजर्ड हैमस्ट्रिंग खिंची हुए प्लेयर ने तो बहुत कुछ ही घुमा दिया था उस दिन. तो क्रैम्प्स थे, पता नहीं क्या थी कहानी. क्रैम्प्स तो थे, वो क्रैम्प्स ही थे. वो तो डेफिनेटली क्रैम्प्स थे, मतलब नो डाउट अबाउट. क्रैम्प्स में ये जरूर होता है कि बीच बीच में बॉडी मूव कर जाती है. और इसमें तो हो ही नहीं सकती. इस टेस्ट मैच में भी जब खत्म हुई थी इनिंग्स तो इंडिया की आई थिंक 5 विकेट्स पड़ी थी. और अभी जडेजा आने बाकी थे जिनका हाथ टूटा हुआ था. बट अगर तुम देखो तो 60-70 रन ही रह गए थे. रन भी ज्यादा नहीं बचे थे. ये एक्चुअल में मैच वही था, पर क्योंकि इतना खत्म हो रखा था कि जो प्लेयर्स ग्राउंड पे हैं उनमें वो हिम्मत नहीं बची थी कि वो रन्स भाग सकें. अगर वो जहां पे सिंगल ले सकते थे, अगर वो सिंगल ही लेते रहते तो भी मैच पास हो जाता. ऐसा ना, जब तुम जीतने के जाते हो ना तो गलतियां भी हो जाती है. मुझे याद है हनुमा विहारी का मिचेल स्टार्क अराउंड द विकेट आए थे, एज लग के पीछे कैच किया था, 4-5 ओवर बचे थे और उस टाइम पे पेन ने वो भी कैच छोड़ा था.
तो पेन ने इस मैच में 3 या 4 कैच छोड़े थे, जो कि बड़ा ही मतलब बाद में बहुत बात हुई थी इसके काफी बारे बात में, हुई थी उसकी। क्योंकि ये मैच जो ड्रॉ करवा लिया था इंडिया ने, एक तो पेन की कैप्टनसी पे भी बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि क्या चल रहा है ये, आप क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे मतलब प्रॉपर इंजर्ड टीम से आपने मतलब आपसे 400 रन नहीं हो पाए, मतलब आप ऑल आउट नहीं कर पा रहे हो। और पता है और चक्कर ये भी है, कैप्टनसी भी बात उठी थी। अच्छा अगर तुम्हें याद हो तो इसमें पेन ने मतलब अश्विन को एक डायलॉग मारा था कि लेट्स सी यू इन गाबा। तो उसके बाद तो फिर गाबा में टूटा था घमंड, बड़ी फेमस हुई थी कहानी कि अश्विन तो नहीं पहुंच पाया था। अश्विन कहा था यार कि तू उसकी टेंशन मत ले, जब तो इंडिया आ रहा है इसके बाद, इंडिया में जो बीजीटी है दैट विल फिनिश ऑफ योर करियर, बिकॉज तू वहाँ तो नहीं खेल पाएगा। और चलो फन वो तो उससे पहले ही उनका करियर फिनिश हो गया, मतलब उनका तो कांड ही हुआ है ना, कांड हो गया। तो कैप्टनसी का सब कुछ ही चली गई उनके हाथ से। तो अब सोचो जब वो कैप्टन बने थे तब वो इवन अपनी स्टेट टीम के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, और तब वो कैप्टन बन गए। वो तो किस्मत थी उनकी, किस्मत थी, टाइमिंग थी, एरा थे। पर ठीक है, अब मेंटल कुछ तो पर्सनालिटी में होगा, तभी उनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उस ऐसे एरा से ना उठाना इजी नहीं होता। अब सोचो मतलब दिस इज समथिंग, ठीक है, मतलब मैं बोलूँगा हालांकि उस वक्त मेरे को लग रहा है कमिंस को भी बनाया जा सकता था कैप्टन। कमिंस थोड़े यार यंग थे, फिर आप ना अपने नंबर 1 फास्ट बॉलर को खो देते, क्योंकि बाय टू मच ऑफ प्रेशर इन सच सिचुएशन आते। बिकॉज आप सोचो ना, हेजलवुड हो सकते थे फिर। नहीं यार, हेजलवुड तो उस लेवल की अभी मेरे को लगता है वैसी अवेयरनेस भी नहीं रखते, कभी बात भी नहीं होती उनके कैप्टनसी एंड ऑल की। तो अगर कोई हो सकता था उस एरा में तो टू बी ऑनेस्ट वो टिम पेन ही थे वैसे देखा जाए तो, या क्योंकि ये अच्छा डेविड वार्नर भी नहीं, या टेस्ट मैचेस में नेथन लायन हो सकते थे, बिकॉज ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। बट अदरवाइज तो कोई नहीं था, मतलब मुश्किल था। तो आई थिंक बेस्ट बैट था उस एरा में, और उन्होंने 2018 में होपलेस ऑस्ट्रेलियन टीम को फिर भी रिवाइव तो करवा ही दिया ना। हाँ, इस मैच में मतलब मैं देख रहा हूँ कि को था ही नहीं कोई, क्योंकि टीम इनकी भी अगर देखा जाए तो मतलब फास्ट बॉलर्स तो इनके सारे प्राइम फास्ट बॉलर्स थे, बट अगर आप बैटिंग में बोलो तो मैथ्यू वेड थे, वो नहीं, वो टेस्ट मैच में चलती फिरती विकेट हैं। कैमरन ग्रीन यंग थे, ठीक है। अब विल पुकोस्की देखोगे वो भी ओके, वो तो अब रिटायरमेंट ले गए। हाँ, वो तो मतलब आपको पता है क्रिकेट से रिटायर हो गए। कौन? काफी जल्दी नहीं हो गए? वो कंकशन इशू है ना, 13वां-14वां कंकशन हो गया उनको। उनके बॉल सर पे लगते कंकशन 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए उनको, मतलब ही हैज मेंटल इश्यूज नाउ। ओहो। तो ये आई थिंक इस टेस्ट मैच के बाद कभी खेले ही नहीं वो, इससे अगला टेस्ट मैच शायद खेले थे, नहीं खेले, आई डोंट रिमेंबर। मतलब वो उसके बाद ही हैड सीरियस इश्यूज, मतलब कंकशन उनको 13 या 14 बार कंकशन हुई है बॉल सर पे लगने से। उन्हें अब अल्टीमेटली रिटायरमेंट ही ले ली है। तो द चाइल्ड प्रोडिजी ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मानते थे उनको, नेक्स्ट बिग थिंग। पर वही जो हम बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी शुरू करा दो खेलना, तो उसके अपने कॉन्स भी होते हैं यार। सक्सेस ना बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी होती है, क्रिकेट है या कुछ लाइफ में। सर्टन टाइम्स देयर आर स्टार्स, इफ यू आर नॉट डेस्टिन्ड इट विल नॉट हैपन, सिंपल। तो वो कहानी है। तो ये मैच में तो फिर तबाही मचा दी थी हमारे बिहारी और अश्विन जी और अगले टेस्ट मैच में तो असली कहानी हुई थी गाबा में, जहाँ पे हमें नेट बॉलर्स जोड़ के टीम पूरी करनी पड़ी थी। वो तो मेरे को आज तक याद है भाई, तो उसमें नटराजन आ रहे हैं, नटराजन की जो स्किडी बॉल्स थी ना, जो टेस्ट मैच में आप स्किडी बॉलर लेके जा रहे हो। पर द गुड थिंग वाज कि वो उन्होंने स्पेल्स बहुत अच्छे निकाले थे। फर्स्ट टेस्ट मैच में गाबा में तो उन्होंने इतना प्यारा, मतलब जो वो आउट किया था 2 सेट बैट्समैन को, आई थिंक एक तो मेरे को याद है पुल शॉट पे लेफ्टी कौन थे, डेविड वार्नर? नहीं, आई थिंक वेड हुए थे शायद आउट उनकी बॉल पे, और दूसरे तो मुझे पता है कि मानुष लबशानी हुए थे, मतलब मारने गए थे और बॉल टॉप एज लगी थी। तो नो डाउट, मतलब वो तो यार अलग ही लेवल की सीरीज है। वो सीरीज इन इटसेल्फ डिजर्व्स अ पॉडकास्ट। मतलब इस मैच में ऐसे प्लेयर्स खेले थे जो कभी टेस्ट नहीं खेले उसके बाद। मतलब मैं कह रहा हूँ कि नटराजन ने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा कि वो टेस्ट खेलेंगे। ऑल 3 फॉर्मेट खेले थे सीरीज में वो। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि टेस्ट में तो आप मान के ही चलते हो। आप ये सोचो, जब उनकी बैटिंग करनी आई थी गाबा में तो उन्होंने 150 की बॉलिंग अपनी जिंदगी में कभी खेली ही नहीं थी। तो इंडिया 9 डाउन पे डिक्लेयर कर रही थी कि अगर ये भी इंजर्ड हो गए तो हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं आगे, क्योंकि सैनी भी इंजर्ड हो गए थे गाबा में। तो फर्स्ट इनिंग्स में उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, तो इंडिया को लगता बॉलिंग किससे करवाएंगे। ऐसी सिचुएशन तो इंडिया टेस्ट मैच जीती है।
तो ये तो सीरीज अलग तो इस लेजेंडरी मैच सीरीज का है। बहुत बड़ा रोल था जो नेक्स्ट मैच में जो जीती है इंडिया, क्योंकि इस मैच सेल्फ में बिलीव आ जाता है ना यार, ये वही हो गया ना जो ट्रेंट ब्रिज में इंडिया ने ड्रॉ किया, फिर नॉटिंग में फिर उसके बाद अगले हेडिंग्ली हेडिंग्ली में जीते, सेम कहानी यहाँ सिडनी में जो होपलेस सिचुएशन से ड्रॉप किया, ड्रॉ करने के बाद फिर अगले मैच में लगा कि अब चाहे आधी टीम फट्टड़ हो गई थी, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अरे गाबा टेस्ट मैच तो मुझे याद है, फाइनल डे जब 4th डे के एंड पे बारिश हुई, मैच खत्म हुआ 4th डे बारिश के चलते, तो 5th डे मैं सुबह उठ के सारे टाइम सिर्फ और सिर्फ ये वेदर रिपोर्ट देखता रहा था। मतलब फर्स्ट सेशन खत्म होने तक भी, इवन सेकेंड सेशन के मिड तक भी वेदर रिपोर्ट, जब रहाने वहाने भी आउट हुए एंड में भी वेदर रिपोर्ट देखी तब इसलिए कि यार बारिश ना पड़ जाए कि अब तो इंडिया जीत सकती है। तो पूरा दिन मेरा अगर स्कोर बोर्ड और मैच पे था तो उतना ही वेदर रिपोर्ट पे भी था गाबा में, बिकॉज पहले इस बिलीव से गए थे कि इंडिया अगर ड्रॉ भी कर रही है सीरीज तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हम रिटेन कर रहे हैं, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बड़ी बात है, तो बारिश पड़ जाए बारिश पड़ जाए बारिश पड़ जाए बारिश पड़ जाए चल रहा है कि 328 तो नहीं चेज हो रहे हैं, मतलब बिलीव ही नहीं था वो। और वही तो बात होती है कि रोहित शर्मा और पुजारा सब कहते हैं कि जब मैं ये ऋषभ पंत और मतलब गिल से पूछ रहा था कि क्या होगा, तो कहा चेस करेंगे भाई, मतलब यंगस्टर्स के दिमाग में वो फियर ही नहीं था कि हम ऐसी सिचुएशन से मैच हार भी सकते हैं, उनको तो था कि जीतना नहीं है। कहीं ना कहीं वो होता है ना कि अब वो क्रिटिकल नहीं थे क्योंकि यंगस्टर्स हैं, वो फियरलेसनेस होती है, फियरलेसनेस भी मैं बोलूंगा कि रेपुटेशन का डर भी नहीं होता, रेपुटेशन का डर भी नहीं होता। और एक और चीज़ है कि एज एन एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट हर किसी ने तो पहले ही बोल दिया था ये तो हारा हुआ। हाँ। और कहीं ना कहीं जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ऐसे सिचुएशन से निकल चुके हैं, उनको उनके पास एक डेटा है। तभी तो यार जो रोहित शर्मा ने कहा नहीं था पंत को आके कि तुझे नहीं पता तूने क्या किया, तो आज रियलाइज नहीं करेगा तो लाइफ में आगे जाके रियलाइज करेगा। और पंत के लिए वो इट वाज, मतलब मैं कहूंगा कि पंत की सेलिब्रेशन ऐसे थी भी नहीं कि उसने कुछ हाँ ठीक है इट्स ओके जस्ट लाइक एनी अदर मैच। तो उसने रोहित शर्मा ने कहा था तुझे भी रियलाइज नहीं होगा तूने किया क्या है, क्योंकि पंत के पास वो डेटा भी नहीं था। हाँ। आप ये समझ लो आज तक भी, मतलब और पंत तो उस सीरीज के फर्स्ट चॉइस कीपर भी नहीं थे। फर्स्ट टेस्ट में तो साहा खेले थे, फर्स्ट टेस्ट में साहा खेले थे। ये जो 2-3 मैचेस के जो पंत खेले थे वहाँ हर जगह अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था उनका, हर मैच में हर इनिंग उनकी ओके तो रही थी, इफ नॉट गुड तो नेथन लायन को नलिफाई किया, ऑलमोस्ट इक्वेशन से बाहर कर दिया। तो उस ये वो टाइम था जिसके बाद हो गया था कि बस अब हो गया, साहा का भी दी एंड हो गया। हाँ, अब साहा तो इसके बाद तो डिस्कशन भी नहीं रही, बात ही नहीं हुई कभी। उसके बाद तो टेस्ट मैच में फर्स्ट चॉइस कीपर हैज बीन। साहा को खुद भी पता ही तो था कि मैं भी हूं तो वैगा एंड ऑफ द करियर में ही हूं। एक और रीजन क्या है, जब 2018-19 बीजीटी में पंत गए थे ना, तब ही वाज नॉट अ गुड कीपर, उनके पैर नहीं चलते थे, फिक्स रहते थे। इस टाइम तक उन्होंने अपनी कीपिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट कर दी थी। अब पंत ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते हैं। अभी जो बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच था उसमें जब उन्होंने स्टंपिंग छोड़ी तो वो बहुत रेयर मोमेंट्स में से था कि हाँ अच्छा पंत ने स्टंपिंग छोड़ी, उठ नहीं पाए वो, शाकिब पे जो उन्होंने स्टंपिंग छोड़ी थी 4th डे पे। अदरवाइज ये चीजें आप पंत से अब दिखते नहीं है। पंत इज अ वेरी बैंकेबल विकेट कीपर ना। जो जब नए आए थे तब ये इशू था पैर ही नहीं चलते थे उनके। 2018 इंग्लैंड सीरीज याद उनको तो समझ नहीं आती बॉल स्विंग किस डायरेक्शन में हो रही है, इतने बाय के चौके पड़ते थे तब। तो अब और मतलब इस वाली बीजेटी में तो पंत एज अ कीपर आल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट, व्हिच वाज इंपॉर्टेंट कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और ये ऐसी टेस्ट सीरीज थी इसमें ऑलरेडी दोनों टीम्स ने मिला के रिकॉर्ड नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप किए थे। इंडिया ने भी पूरी कसर, और मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी अनकैरेक्टरिस्टिकली बहुत कैच ड्रॉप किए। आई थिंक स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट ड्रॉप कैचेस में ये सीरीज आती है। मैं दोनों ने माशाअल्लाह फील्डिंग की थी दोनों से। चलो इंडिया का तो बनता है, इंडिया ये अपनी प्लेइंग 11 खेल ही नहीं पाए, उनकी प्लेइंग 11 भी वो नहीं खेल रही। और कहीं ना कहीं आप स्लिप कोर्डन में आप उन प्लेयर्स को डालते हो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनमें सिर्फ एथलेटिसिज्म नहीं देखी जाती बट एक्सपीरियंस भी देखा जाता है कैचिंग का, किसके पास ज़्यादा है। इसीलिए अब हम देखते हैं बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो स्लिप कोर्डन में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो वो चीज़ भी नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग स्लिप पे थे जिन्होंने शायद रणजी में भी बहुत कम करो। अगर आप प्रैक्टिकली देखो क्लोज इन फील्डर्स इन टेस्ट मैच के जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बैट्समैन जैसी ही है, क्योंकि पूरे दिन में शायद आपके पास एक बॉल कैच आए और वो भी इधर उधर हो सकता है, तो यू हैव टू बी अलर्ट कि जो आएगा वो मैं ग्रैब करूँ, और कौन सा आएगा कोई भी नहीं पता। तो आप 90 ओवर फील्डिंग में शायद 2 बार आप इनटू एक्शन आ रहे हो। एग्जैक्टली। और अगर आपने वहां गलती करी तो फिर बारी बारी रिप्ले होएगा पूरे दिन। तो ये तो चैलेंज है। खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। 5 बेस्ट ड्रॉज बाय इंडिया।
हैं और भी बहुत सारे, बट मेरे लिए टॉप 5 यही आते हैं और कहीं जो ना मैंने कहीं- लास्ट 30 साल में क्रिकेट देखी है ऑब्वियसली। और इसके पहले की क्रिकेट में तो बहुत हुए हैं, बट व्हाट आई हैव सीन ऑन लाइव ऑन टीवी, मैं उसकी बात करूंगा। नहीं, बनता भी यही है सर, लोग आपकी मेमोरीज सुनने आए हैं कि आपने जब देखा तो क्या देखा। तो एनीवेज अगर हमें तभी इसलिए मुझे टचवुड मोबाइल की जरूरत या किसी डेटा की जरूरत नहीं पड़ी, जो चीज़ें याद थी वो याद थी ऑब्वियसली। और मेरे को ये लगता है कि अब इससे पहले वाले मैचेस अगर ऑडियंस कहेगी जानना चाहते हैं तो फिर हम या तो किसी को बुलाएंगे जो 70, 80s, 90s एज के होंगे। हाँ, मुझे मैचेस पता है उससे पहले, मैंने मतलब पर हाइलाइट्स देखे, बट वो लिव नहीं किए लीव नहीं मोमेंट्स। किया ना, जैसे वही मतलब बात इनकी है तो ना, मुझे आसपास की कहानियां सब कुछ सब पता है, आप ये इतना कुछ समझो पढ़ा है कि, इसके बारे में। ये 5 मैच डिस्कस हुए, इसमें से जो लास्ट 2 हैं बस यही 2 मेरे को याद है। इससे पहले वाले जो वो वाला भी था मेरे को। नॉटिंघम वाले के टाइम पे तो आप क्रिकेट देखते ही नहीं होगे। माइक डेनिस के टाइम पे आपने क्रिकेट देखना शुरू नहीं किया, यू मस्ट बी लाइक 6 इयर्स मैंने बताया ना 2003 में देखना स्टार्ट शुरू किया, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान से ही स्टार्ट करा था, बिल्कुल सही। क्योंकि वो पहला मैच था जिसकी हाइप हुई थी। और नेपियर वाला टेस्ट मैच भी ऐसा था कि इतनी सुबह उठता कौन होगा। नहीं, नेपियर टेस्ट मैच देखा है मैंने। अच्छा, वो मैं वही बता रहा हूँ कि जब आईपीएल आ गया था ना, उसके बाद तो ऐसे हो गया था कि यार कि पीक ईयर आ गए क्रिकेट देखने के। नेपियर वाले टेस्ट मैच की ना कहानी क्या, मेरे लिए क्या डिफरेंस था। आई वाज इन स्विट्जरलैंड एट दैट टाइम, मैं स्विट्जरलैंड में जॉब कर रहा था उस टाइम पे, आइलस्टॉर्म करके कंपनी है, तो वो और 4.5 घंटे का फर्क आ गया, बिकॉज डे लाइट आवर ऐड हो जाता था 3.5 घंटे का, वैसे डे लाइट आवर होके 4.5 घंटे का फर्क आ जाता था। तो मतलब आप सोचो कि जो इंडिया में 3:30 बजे मैच हो रहा है, वहां तो रात के 11 बजे मैच हो रहा होता था। तो वहां तो अगर आपको मैच देखना तो पूरी रात जाग के फिर अगले दिन जॉब करने भी आपने जाना है। तो वो हाँ, क्योंकि टेस्ट मैच का प्यार ही इतना था, क्या करें। और जो फर्स्ट टेस्ट मैच जब इंडिया जीत गई थी फिर तो उम्मीद भी थी ना। चलो सर, अब हम अगले जो पॉडकास्ट हैं उन पे भी चलेंगे। हमने सोचा था हम एक ही पॉडकास्ट में सारे कवर कर लेंगे, पर मेरे को लग ही रहा था कि एक मैच को इज्जत देना बनता है। इन मैचेस में इंडिया ने परफॉर्म इतना बढ़िया करा है, तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक मैच को थोड़ा इज्जत से डिस्कस किया जाए। तो ऑलमोस्ट घंटे से ऊपर हम बोल चुके हैं सिर्फ 5 मैचेस पे। तो और सोचो अभी तो मैं टॉप 10 विक्ट्रीज, टॉप 10 डिफीट्स, टॉप 10 टेस्ट मैचेस, ड्रॉज जो इंडिया ने जीते हुए मैचेस ड्रॉ किए हैं, अगर उनकी बात करने पे आएंगे तो एक एक पॉडकास्ट, मतलब इनके ऊपर एक एक पॉडकास्ट बन सकता है और 2-2 घंटे के भी जा सकते हैं। इतना कंटेंट है बोलने के लिए। तो सर या तो फिर एक एक मैच पे हम बोल लें कम नहीं तो आप ये समझो, जो आप टॉप 10 बेस्ट विन्स इन लास्ट 30 ईयर्स आउटसाइड एशिया की आप बात कर रहे हो, जिनमें से 2-4 नो डाउट लोगों के दिमाग में पक्का पहले नाम आ जाते हैं। ईडन गार्डन, ये वो है ना, सॉरी ईडन गार्डन नहीं, बाहर के भी आ जाएंगे, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। हेडिंगली में है, हाँ, जो हम बात कर ही रहे थे अभी, कुछ मैचेस का ऑलरेडी जिक्र कर भी दिया हमने। ये सिडनी वाली सीरीज है पूरी, जो ये गाबा टेस्ट मैच मेलबर्न में था, तो ये वाले सारे मैचेस तो फिर भी 3-4 याद आ जाएंगे। पर मैं ये सोच रहा हूँ ये 10 जब हम बात करेंगे तो मेरे को लग रहा है कि मूवी बन जाएगी 2.5-3 घंटे की। काफी कुछ होगा। जैसे वो एक सीरीज पे वही बनी थी बंदों में दम, तो वैसे ही मेरे को लग रहा है हम अपनी सीरीज एक बना लेंगे। एक 2.5-3 घंटे का पॉडकास्ट, लोग कोई देखने बैठा वो कहेगा क्या मूवी देखने लगा हो। तो नाम भी फिर कुछ अच्छा सा रख लेंगे ना, या तो बिल्कुल सही। तो मेरे को लग रहा है या तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब 10 मैच तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। करते हैं, मेरे को लगता है पार्ट 1 पार्ट 2 इस कैसे करेंगे, कर सकते हैं 10 मैच 1-1.5 घंटे में, कोशिश करेंगे, छोटा कम बोल लेंगे, कम बातें कर लेंगे। कम बोलेंगे के लिए तो लोग आते नहीं ना यहाँ। मैं कोशिश करता हूँ सर आप थोड़ा बीच में कम करो, बट लोग कहते हैं नहीं। चलो एक 10 टेस्ट मैच की ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी कहाँ से जाती है कहानी। अगर 5 टेस्ट मैच के बाद लगेगा तो फिर पार्ट 2 ले जाएंगे, और क्या। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ मेक श्योर आप हमें सपोर्ट करते रहो एंड ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहो। थैंक यू।